कल हम फंक्शन के बारे में पढ़ रहे थे, हमने पढ़ा था कि फंक्शन कैसे बनाया जाता है, ठीक है, फंक्शन में हम वैल्यू किस तरह से रिटर्न करते हैं, ठीक है। अब उसके बारे में हम आगे बढ़ेंगे। देखो बेसिकली जो बाकी लैंग्वेज अगर आपसे पूछा जाए कि सी सी प्लस प्लस जावा ये भी लैंग्वेज होती है, उनमें और पाइथन के फंक्शन में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले एक चीज़ आपको याद रखनी है कि पाइथन में हमारे पास जो फंक्शन है वो मल्टीपल वैल्यू रिटर्न कर सकता है, जबकि सी सी प्लस प्लस या जावा में एक फंक्शन एक ही वैल्यू रिटर्न कर सकता है। यानी जो हम रिटर्न में लिखते हैं, रिटर्न में एक ही स्टेटमेंट एक ही वैल्यू को हम लिख सकते थे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं इन सी सी प्लस प्लस या जावा, ठीक है, फंक्शन कैन रिटर्न एट मोस्ट वन वैल्यू, एक ही वैल्यू रिटर्न कर सकते हैं। बट इन पाइथन फंक्शन कैन रिटर्न मैनी वैल्यूज, तो एक फंक्शन एक से ज़्यादा वैल्यू रिटर्न कर सकता है। तो अब हमें ये समझना है कि किस तरह से रिटर्न करेगा एक से ज़्यादा वैल्यू। कोई फंक्शन हम बनाते हैं जैसे, और उसमें हमें वैल्यू रिटर्न करानी है। मान लिया हमने एक फंक्शन बनाया कैल नाम से, कैलकुलेटर के लिए है, कैलकुलेशन करने के लिए। इसमें हम दो पैरामीटर पास कर रहे हैं, ए और बी। पैरामीटर वाले कल बताए थे आपको कि पैरामीटर कैसे, या नहीं पढ़ाया था। देख लो, पैरामीटर भी अगर नहीं पढ़ाया होगा तो यहाँ पे समझ लो। जैसे हम यहाँ पे ये पैरामीटर दे दिए, यानी दो वैल्यू हमें पास करनी है, कोलन लगाएंगे। अब इन वैल्यू की कैलकुलेशन कर लेते हैं हम। जैसे हमने लिखा कि एक वेरिएबल ले लिया ऐड इक्वल टू ए प्लस बी, और मान लिया एक हम इसका सब्ट्रैक्शन कर दें, सब इक्वल टू ए माइनस बी, ऐसे हमने। अब जब हम इसमें रिटर्न करेंगे तो हम ऐसे लिख देंगे कि रिटर्न ऐड कोमा सब। जितनी भी वैल्यू आपको रिटर्न करानी है फंक्शन में, तो वो कोमा लगा के आप लिखते चले, वो सारी वैल्यू आप रिटर्न कर सकते हो। जो कोलर होगा, कोलर को रिटर्न कर देंगे, ठीक है। बेटा जो यहाँ पे पढ़ रहे हैं वही जावा में पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से ये जावा में भी यही काम करें। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, हम इसको जब कॉल करेंगे तो देखो, फंक्शन को कॉल करने के लिए आपको बताया था फंक्शन का नाम लिख देते हैं। अब इस फंक्शन में पैरामीटर है, तो हमें पैरामीटर डालनी, पैरामीटर मतलब दो वैल्यू डालनी जिनका एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना। ये दो वैल्यू है, ए बी। मान लिया मैंने एक वैल्यू डाल दी 100, ए डाल दी 150, ठीक है। अब ये दो वैल्यू आएंगी, इसका रिजल्ट दो वैल्यू में आएगा, एक एडिशन होकर आएगा, एक सब्ट्रैक्शन। तो वो मैंने किन्हीं दो वेरिएबल में स्टोर कर दिया, ए कोमा बी है। तो ए के अंदर आ जाएगा 350 और बी के अंदर क्या आ जाएगा 50। जो पहले वाला रिटर्न है वो पहले वाले में चला जाएगा, तो दूसरे वाला रिटर्न है वो दूसरे वाले में चला जाएगा। इस तरह से फिर आप प्रिंट करा सकते हैं कि प्रिंट सम इक्वल टू कोमा ए, और जो है हमारे पास प्रिंट सब्ट्रैक्शन यानी सब इक्वल टू, इस तरह से प्रिंट। तो इस तरह से हम फंक्शन से मल्टीपल वैल्यू रिटर्न, ये तो होगी हमारे पास रिटर्न करने के लिए यहाँ पे वैल्यू। अब अगर एक फंक्शन 10 20 50 वैल्यू रिटर्न करता हो तो हमें यहाँ पे बहुत सारे वेरिएबल बनाने पड़ेंगे। तो उससे बचने के लिए हम एक सिंगल वेरिएबल में मल्टीपल रिटर्न वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ डेफ कैल ए कोमा बी, कि ये फंक्शन एडिशन भी कर रहा, सब्ट्रैक्शन भी कर रहा, ये फंक्शन मल्टीप्लीकेशन भी कर रहा है, ये फंक्शन डिवीजन, ठीक है, ए प्लस बी भी कर रहा है, ये फंक्शन ए माइनस बी भी कर रहा है, ए इंटू बी भी कर रहा है, और ए डिवाइड बी भी कर रहा है, ठीक है। अब हमने रिटर्न में ये चारों वैल्यू करा दी, रिटर्न के अंदर हमने ऐड सब मल और डिव, चारों। अब या तो यहाँ पे चार वेरिएबल लो आप, या एक ही वेरिएबल ले लिया हमने, जैसे रिजल्ट। ये रिजल्ट क्या आएगा, हमने इस कैल फंक्शन को कॉल करा और उसमें वैल्यू डाल दी, जैसे 500 और 4, ठीक है। अब देखो ये कैलकुलेशन करके चारों की चारों वैल्यू रिजल्ट में डाल देगा एक में। अब रिजल्ट में चार वैल्यू कैसे आ जाएंगी भाई, रिजल्ट तो एक ही है, तो चार वैल्यू कैसे आएंगी, रिजल्ट जो है लिस्ट बन जाएगा। ये रिजल्ट किस टाइप का बन जाएगा, लिस्ट टाइप का। मतलब ये वैल्यू इसमें इस तरह से इंटरनली स्टोर हो जाएंगी कि ये ऐसे बन जाएगा, रिजल्ट इक्वल टू एड सब मल और डिव। इनकी वैल्यू आएगी, मतलब एक्चुअल में ऐड की वैल्यू कितनी आएगी 900, ठीक है। सब की वैल्यू कितनी आएगी, सब की वैल्यू आ जाएगी 100। मल्टीप्लीकेशन की वैल्यू कितनी आएगी, ठीक है, 500 और इसकी मल्टीप्लीकेशन करेंगे 520, 4 जीरो, ठीक है। और डिवीजन करेंगे 500 को 400 से हम करेंगे, 5/4 करेंगे तो 1, इस तरह से हमारे पास यहाँ पर ये बन जाएंगे। अब इनमें से एक एक वैल्यू को हमें प्रिंट कराना है, तो फॉर लूप लगा देंगे यहाँ पे। लूप से हम मल्टीपल वैल्यू को प्रिंट करा सकते हैं। एक आई ले लिया इन, भाई लिस्ट से वैल्यू कैसे निकालते थे, लूप लगा के। तो लिस्ट का नाम है रिजल्ट, उसकी एक एक वैल्यू आई में डाल दी और प्रिंट करा देंगे आई को, ठीक है। आई को प्रिंट करा देंगे तो 900 100 20 2 लाख और ये 1.2 आपको प्रिंट। तो इस तरह से हम मल्टीपल वैल्यू को रिटर्न, ठीक है। तो आपके पेपर में क्वेश्चन आया कि
क्या फंक्शन मल्टीपल वैल्यू रिटर्न कर सकता है? तो कर सकता है। एक्सप्लेन करो। तो आपको ये सब चीजें लिखनी है, जितना मैंने यहाँ पे स्क्रीन पे लिखा। ये ब्लैक पेन वाला नहीं लिखना, ये समझाने के लिए है, बाकी आपको सब लिखना। ठीक है, मल्टीपल वैल्यू कैसे। आंसर में पूरा लिखना पड़ेगा जैसे हाँ, क्वेश्चन आए तो। एक्सप्लेनेशन भी तो करनी, कैसे करता है मल्टीपल वैल्यू रिटर्न, वो करके आपको दिखाना है। कोई भी क्वेश्चन आए उसका एग्जांपल जरूर देना है। प्रोग्राम पाइथन का से रिलेटेड या डेटाबेस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए कि आपको फंक्शन क्या होता है यही पूछ लिया, तो आपको फंक्शन बना के दिखाओ एक, क्या होता है फंक्शन की डेफिनेशन ही नहीं लिखनी खाली। ठीक है, एक प्रोग्राम भी फंक्शन के थ्रू सर आपको ये बना के दिखाना। और आई इन रिजल्ट ये वाला समझा दो, एंड वाला एक बार। ये वाला लास्ट वाला रिजल्ट वाला, यस सर, ये देखो फॉर आई। ये वाला, ये तरीका और इस तरीके में क्या डिफरेंस है। देखो ये हमने इसलिए यूज करा, जैसे हमारे पास यहाँ पे तो दो ही वैल्यू थी रिटर्न करने को, तो हमने दो वेरिएबल ले लिए। अगर वैल्यू रिटर्न करने के लिए बहुत ज्यादा हो गई, मान लिया फंक्शन 10 20 50 वैल्यू रिटर्न कर रहा है, तो आप ये कब तक ए बी सी डी लिखते रहोगे। ठीक है, तो हम एक ही नाम लिख देते हैं कुछ, जैसे हमने नाम लिख दिया रिजल्ट की सारी रिजल्ट में। तो जब एक वेरिएबल में मल्टीपल वैल्यू स्टोर होती है, तो वो वेरिएबल किस टाइप का बन जाता है, रिजल्ट, वो लिस्ट टाइप का बन जाता है। वह लिस्ट में तो होती है, एक ही वेरिएबल में मल्टीपल वैल्यू स्टोर हो जाती है लिस्ट में। तो ये रिजल्ट लिस्ट टाइप का बन गया। ये जो भी वैल्यू आएंगी ना रिटर्न होकर यहाँ पे 900 100 2 लाख और 1.2, ये सब जो है किस टाइप में आ रही है, हमारे पास लिस्ट में स्टोर होगी। अब लिस्ट में से वैल्यू को कैसे प्रिंट कराते हैं, फॉर लूप लगाते हैं, हम प्रिंट करा देते हैं फॉर आई इन, लिस्ट का नाम लिख दिया और प्रिंट करा दिया। रिजल्ट में से एक एक वैल्यू उठ के, ये रिजल्ट है, रिजल्ट में से एक एक वैल्यू प्रिंट होती रहेगी। अब देखो जैसे यहाँ पे हम बनाते हैं इस प्रोग्राम को, दोनों प्रोग्राम को समझते हैं। पहले हमने लिखा डेफ, ठीक है, इसको नोट कर लो, इसका ही आ गया भाई में डेफ, और यहाँ पे हमने लिखा कैल, ए कोमा बी, कोलन लगाएंगे। ठीक है, इसको रफ कर दो ना, क्या लिख रहे हो कोई? हाँ कर दो सर जी, लिख लिया। चलो अच्छा, इसको पूछता हूँ। ये लिखा हमने यहाँ पे। अब हमने यहाँ पे लिखा ऐड इक्वल टू ए प्लस बी। ठीक है, फिर इसके बाद हमने लिखा सब ए माइनस बी। ठीक है, एम यू एल, पहले इन दो को ही देख लेते हैं और रिटर्न कराते हैं। रिटर्न ऐड कॉमा सब, जिस ऑर्डर में रिटर्न हुए हैं उसी ऑर्डर में जाएंगे। तो हमने ए कॉमा बी इक्वल टू लिख लिया है कैल, और यहाँ पे 500 कॉमा 400 आपको प्रिंट करा देते हैं। ठीक, सम इक्वल टू ए और प्रिंट सब इक्वल टू, सेव करके रन करा दिया। तो 500 400 900, ठीक है, एडिशन हो जाएगा हमारे पास 900 और सब्ट्रैक्शन हो जाएगा 100। ये अभी यहाँ पे रन होगा तो सम 900 और सब्ट्रैक्शन इस तरह से। यहाँ पर आप कुछ भी नाम लिख सकते हो, ए और बी की जगह जो भी आपको लिखना है आप नाम। ठीक है, प्रिंट में ए बी क्यू लगा रहे हैं, कहाँ पर बेटा? वैल्यू जो प्रिंट करवा रहे हैं, प्रिंट सम, फिर इन्वर्टेड कोमा, कोमा के बाद ए लगा रहे हैं। तो बेटा ये जो हमने इन्वर्टेड कोमा में सम लिखा है, ये तो एज इट इज यहाँ पे प्रिंट हो रहा है, देखो लिखा है ना सम इक्वल टू और सब इक्वल टू। और जो इन्वर्टेड कोमाज के बाहर लिखते हैं उसकी वैल्यू आती है, ए की वैल्यू क्या आएगी 900 और बी की वैल्यू क्या आएगी 100, क्योंकि ए की वैल्यू क्या आएगी पहले वाली रिटर्न वैल्यू और बी की दूसरे वाली रिटर्न वैल्यू। ठीक है, इस तरह से हमारे पास कंपलसरी लिखना मतलब क्या, जरूरी है सर लिखना है ए बी है। अभी कुछ भी लिख दो, ये भी कोई जरूरी थोड़ी, जो मर्जी लिखोगे तभी तो किस में स्टोर करोगे वैल्यू, तभी तो हमें प्रिंट करानी। ये वैल्यू जो ऐड और सब्ट्रैक्शन होकर आएंगी कहाँ आएंगी, ए बी की जगह यहाँ पे कुछ भी लिख दो, जो मर्जी तुम एम एन लिख दो, एम कोमा एन लिख दो, यहाँ पे एम एन लिख दो, ये तो वेरिएबल के नाम है। ठीक है, इस तरह से चला दो, उसके थ्रू जहाँ पे भी स्टोर कराना वो। अब हमने एक यहाँ पे ये लिखा कि हमें सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लीकेशन हम यूज कर रहे हैं, तो ए इंटू बी, डिवीजन यूज कर रहे हैं ए डिवाइड बी। ठीक है, अब हमें यहाँ पे या तो एम एन पी क्यू लिखो आप, चार वेरिएबल, या हमने एक ही वेरिएबल लिख लिया उसी में ही हम ये सारे रिटर्न रिटर्न करिए, इसमें चार वैल्यू मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन, तो हम एक ही वेरिएबल में कर लेते हैं, जैसे हमने लिख लिया रिजल्ट। ठीक है, और अब हमें इसको प्रिंट कराना, तो हम इस तरह से फॉर आई इन रिजल्ट, रिजल्ट में से वैल्यू उठेगी और आई में जाती रहेगी, फिर आई को हम, अब यहाँ पर आप रन कराओगे तो 900 100 और 2 लाख और 1.25 डिवाइड होगा वो। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास मल्टीपल वैल्यू रिटर्न। ठीक है, तो ये फंक्शन के बारे में हो गया कि फंक्शन आप कैसे यूज करते हैं। आपको मॉड्यूल्स बताए थे कि मैथ मॉड्यूल है, रैंडम मॉड्यूल है, तो आप खुद के भी मॉड्यूल बना सकते हैं। खुद के मॉड्यूल कैसे बनाएंगे, जैसे मान लिया आपने एक मॉड्यूल बनाना है, एक नई फाइल ले लेते हैं हम, उसमें हम मॉड्यूल बनाना सीखते हैं। जैसे एक हमने यहाँ पे नई फाइल ओपन की, ठीक है, और उसमें हमने कुछ मॉड्यूल में क्या होते हैं, फंक्शन ही तो होते हैं। भाई मैथ मॉड्यूल पढ़ा तो मैथ के फंक्शन पढ़े हमने, रैंडम मॉड्यूल पढ़ा रैंडम के फंक्शन, तो हम अपना एक मॉड्यूल बनाते हैं, उसके फंक्शन बनाते हैं, उसको फिर बाद में बाकी प्रोग्राम में यूज कैसे करेंगे वो सब। तो देखो एक फंक्शन जैसे मैंने बनाया, फंक्शन कैसे बनेगा, डेफ ऐड नाम से ए कोमा बी, कि ये फंक्शन एडिशन करेगा।
तो रिटर्न में हमने लिख दिया कि ये a प्लस बी आपको रिटर्न कर देगा। एक दूसरा फंक्शन बनाया डेफ डिफरेंस या सब के नाम से बनाया, इसमें दो वैल्यू आप पास करोगे a और b, तो आपको ये रिटर्न करेगा a माइनस बी। क्या एक फंक्शन बनाया हमने डेफ मल नाम से a कोमा बी, उसमें हम रिटर्न कर रहे हैं a इंटू बी। एक फंक्शन बनाया डेफ डिव नाम से, इसमें a कोमा बी पास करके हम रिटर्न कर रहे हैं a डिवाइड बाई। तो हमने ये कुछ फंक्शन बना दिए। ऐसे ही मान लिया एक फंक्शन बनाया डेफ रैम रिमाइंडर के लिए रैम लिख दिया a कोमा बी, इसमें हमने रिटर्न कर दिया a डिवाइड बाई बी। तो यहाँ पे हमारे पास 5 फंक्शन है। अब हमें इसको क्या बनाना, इसको हमें बनाना है मॉड्यूल। तो मॉड्यूल क्या होती है, फाइल होती है जो पी वाई से सेव होती है, डॉट पी वाई से। तो अब इसको सेव कर दो, ठीक है। सर मॉडल सारे रिमाइंडर वाले में सर। हाँ तो मॉडलेस रिमाइंडर वाले में, हाँ सर आपने वो फ्लोट यूजर लगा दिया। चलो वो चेंज कर देते हैं, ठीक है। ये हमारे पास फ्लोट वाला हो गया, ठीक है। तो देखो हम मान लिया इसका नाम रख देते हैं कैलकुलेटर, कि ये कैलकुलेटर नाम का हमारे पास लगा दो ना। हाँ हाँ वो लगा देंगे, रुक जा सेव तो करने दे। कैलकुलेटर कैलकुलेटर डॉट पी वाई से हमने इसको सेव कर दिया, यहाँ पे हम परसेंटेज लगा देते हैं, ठीक है। तो ये कैलकुलेटर डॉट पी वाई हमारे पास क्या बन गया, एक मॉड्यूल बन गया है। अब देखो आप जब यहाँ पर जाओगे तो मॉड्यूल को हम कैसे यूज करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। तो आप इंपोर्ट कैलकुलेटर लिखो, कैलकुलेटर, ठीक है। तो स्पेलिंग हमारे पास क्या लिखती है हमने, CLCULATOR, एल के बाद भी। चलो जिस नाम से सेव करा फाइल उसी नाम से आपको बनाना है, ये लिखा हमने। तो ये इंपोर्ट कर लिया। अब देखो इंपोर्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, कैलकुलेटर डॉट एड। फंक्शन में कितने पैरामीटर हैं, 2, जैसे 5 और 9 दे दिया हमने, तो आपको एडिशन करके दे दिया, क्या बन गया ना मॉड्यूल। ऐसे मॉड्यूल बनते हैं, ये यूजर डिफाइंड मॉड्यूल है। जैसे यूजर डिफाइंड फंक्शन होते हैं ऐसे ये इसमें 5 फंक्शन है। जो सा भी फंक्शन, जैसे डिवीजन का लेना 20 5 तो 4 आ गया। कैलकुलेटर डॉट मल्टीप्लीकेशन करनी है आपको, 7 और 5 की 35, कैलकुलेटर डॉट, ठीक है। आपको डिवीजन हो गया, ऐसे सब्ट्रैक्शन करना, मान लिया 15 और 7 का तो 8 आ गया। कैलकुलेटर डॉट रैम लिख दिया, 15 और 4 का तो 3 आ गया। सर जी हाँ ये वहीं सेव करके जहाँ पे सारी फाइल रन के लिए सेव करते हैं। हाँ वहीं पे सेव करते हैं। तो ये अपने मॉड्यूल बन गए, खुद के भी आप मॉड्यूल बना सकते हैं। तो मॉड्यूल कुछ नहीं होता, मॉड्यूल एक फाइल होती है जिसमें फंक्शंस लिखे होते हैं, ठीक है। डॉट पी वाई से सेव होती है। उस फाइल को ही अगर हम इंपोर्ट करके कर लें और उसी को हम मॉड्यूल की तरह यूज कर सकते हैं कहीं भी। कोई नई फाइल बना ली, अब देखो आपने, हम यहाँ पे अब एक दूसरी नई फाइल जो पहले वाली थी उसी को हम ले रहे हैं यहाँ पे। एक काम करते हैं, यहाँ पे जाके हमारे पास ये वाली फाइल, ये प्रोग्राम था, इस फाइल में हमने लिख लिया यहाँ पे इंपोर्ट कैलकुलेटर, ठीक है। इंपोर्ट कैलकुलेटर लिखा और यहाँ से फंक्शन को कॉल कर देंगे। प्रिंट में जाके आप लिखते रहो भाई, प्रिंट में हमने लिख दिया जैसे कैलकुलेटर, ठीक है, डॉट एड 15 और 20, सर सेलेक्ट हो गई। सर क्या आएगा, प्रिंट कैलकुलेटर डॉट डिव 50,15। तो इस तरह से आप बनाओ, किसी भी प्रोग्राम में आप यूज कर सकते हो। तो देखो आपको अब क्या हो गया, इससे ये फायदा हो गया, बार बार आपको कोड नहीं लिखना पड़ा, फंक्शन नहीं लिखना पड़ा, ठीक है। आप इसको ऐसे करना चाहते हो कि भाई फ्रॉम के थ्रू करना चाहते हो, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि फ्रॉम कर दिया हमने कैलकुलेटर, ठीक है। फ्रॉम कैलकुलेटर से इंपोर्ट कर लिया कोई एक मेथड, जैसे हमने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया ऐड नाम का फंक्शन, ठीक है। एक फंक्शन को इंपोर्ट कर लिया। अब आप यहाँ पे प्रिंट में जाओ और प्रिंट में ऐड, खाली ऐड लिखेंगे, अब तो कैलकुलेटर बार बार लिखने की जरूरत नहीं जब फ्रॉम से करते हैं। ऐड 15 20, ठीक है, ये कर दिया। प्रिंट ऐड 30 40, कितनी भी बार करो। प्रिंट ऐड 50 60, इस तरह से करो। तो आपको प्लस प्लस करने की जरूरत नहीं, पहले ही बना हुआ ऐड करके आपको। तो क्योंकि हमने यहाँ पे इंपोर्ट ऐड करा तो ऐड ही करेगा। अगर आप यहाँ पे सब लिख दोगे तो एरर आ जाएगी, क्योंकि सब वाला हमने करा नहीं है। आप करोगे तो इसमें एरर आ जाएगी। तो अगर मल्टीपल फंक्शन आपको इंपोर्ट करने तो सब भी लिख दो यहाँ कोमा लगा के, अब आपके पास सब वाला भी चल गया। आप अब यहाँ पे मान लिया आपको मल्टीप्लीकेशन भी करनी, कितनी भी बार कर सकते हो, एक ही बार लिख के, आपको बार बार कैलकुलेटर भी नहीं लिखना पड़ रहा। तो यहाँ पे सब कर दिया, यहाँ पे हमने MUL कर दिया, यहाँ पे सब कर दिया, यहाँ पे हम इसको 500 कर देते हैं और यहाँ पे डिव कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे मल और डिव तो हमने कर नहीं रखे। तो अगर आप यहाँ पर स्टार लगा देते हैं, स्टार, तो स्टार से क्या होगा कि जितने भी उसमें फंक्शन है सारे के सारे इंपोर्ट होंगे। आप कोई सा भी फंक्शन बार बार नाम लिख, अगर किसी मॉड्यूल में 50 फंक्शन तो 50 नाम थोड़ी लिखोगे आप यहाँ बार बार, ठीक है। तो स्टार लगा दो, स्टार का मतलब सारे फंक्शन आपके आ जाएंगे। अब आपको बार बार कैलकुलेटर डॉट लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट फंक्शन का नाम लिखो, ठीक है। तो सबसे अच्छा तरीका मॉड्यूल को यूज करने का यही होता है कि आप मॉड्यूल बनाओ, ठीक है।
या तो पहले से बने हुए हैं या अपने बनाओ, और फ्रॉम से उसको इंपोर्ट करो। फ्रॉम मॉड्यूल का नाम इंपोर्ट स्टार लगा दो, तो सारे फंक्शन, कोई सा भी फंक्शन यूज करो, डायरेक्ट फंक्शन का नाम यूज करो, वैल्यू पास करो, हो गया। इतना सिंपल चीज है। तो इतनी पावरफुल चीज है पाइथन, जो इतनी फेमस हो गई है आजकल, सबको पाइथन में ही काम होने लगा, इंडस्ट्री में भी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पाइथन इसी पावरफुल, ये सबसे पावरफुल फीचर्स है मॉड्यूल जो होते हैं पाइथन के, कि आप एक बार कोड लिख लिया आपने फाइल में, और आप उसको कितनी बार कैसे भी यूज कर, ठीक है, एक ही बार लिखा हमने बस। भाई कैलकुलेटर आप एक ही बार लिखो, अब चाहे इसमें सारे बंदे कोई भी यूज करो, इसको कितने भी प्रोग्राम में यूज करो, आपको बार बार लिखना पड़ेगा, कुछ नहीं लिखना, केवल कॉल कॉल करनी। तो इतनी हेल्पफुल चीज हो जाती है इसमें, ठीक है, नोट कर लो ये जल्दी से। सर हाँ जी। अब ये जो सर आपने बताया मॉड्यूल से, ये वाला मॉड्यूल आपके सिस्टम पे चलेगा या हमारे पे चल सकता है? ये मॉड्यूल बेटा मेरे सिस्टम पे ही चलेगा अभी। आपको अगर अपने सिस्टम में चलाना, तो इस फाइल को ले जाके कॉपी पेस्ट कर दो अपने सिस्टम में, बस आपके में भी चल जाएगा। जो हम डाउनलोड करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, वो यही तो है, उसमें मॉड्यूल ही बने हुए हैं, वो इंस्टॉल हो जाते हैं बस। तो आप इसको कॉपी पेस्ट कर लो अपने सिस्टम में, आपके में भी चल जाएगा। ओके। चलो बाद में नोट कर लेना, ठीक है, जिसने कर लिया वो सही है, बाकी बाद में कर लेना। अब हम देखते हैं कि जो हमारे पास ये फंक्शन है, हम ये लिख रहे हैं 30-40, ये लिखा है 15-25-20, ये लिखा, और अभी हमने पुराना एक प्रोग्राम बनाया जिसमें यहाँ पे ऐड ए बी लिख रहे हैं, ठीक है भाई, इसको हम यहाँ से भी कर सकते थे ऐसे, कि यहीं पे हम कॉल करा दें इसको, यहीं पे लिख दिया हमने प्रिंट 10 ऐड 10,15, जिस फंक्शन को कॉल किया वही वाला फंक्शन आ जाएगा आपके पास, एडिशन होगा 25, ठीक है। अब यहाँ पर दो चीजें हैं हमारे पास, एक ये ए बी लिखा हुआ है यहाँ पे ऐड में, और एक यहाँ ऐड में 10-15 लिखा हुआ है, इनको क्या बोलते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फंक्शन चैप्टर का आपका, कि आपसे पूछा जाता है कि पैरामीटर और आर्ग्यूमेंट में क्या डिफरेंस होता है, आर्ग्यूमेंट या पैरामीटर किनको बोलते हैं, ठीक है, आर्ग्यूमेंट कितनी तरह के होते हैं, तो ये हमें यहाँ पे पढ़ना है, ठीक है, पैरामीटर्स एंड आर्ग्यूमेंट। तो जब हम फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर जो ये ए और बी लिखे हुए हैं, इनको बोलते हैं हम पैरामीटर, और जो ये 10 और 15 जो वैल्यू जा रही है, इनको बोलते हैं आर्ग्यूमेंट, ठीक है। यानी पैरामीटर्स आर द वैल्यूज प्रोवाइडेड इन पैरेंथेसिस, ठीक है, ब्रैकेट मतलब पैरेंथेसिस, व्हेन वी राइट फंक्शन डेफिनेशन, ठीक है, फंक्शन की डेफिनेशन या हेडर भी बोलते हैं, जब हम लिखते हैं तो यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है। तो जब पैरामीटर क्या है, वे वैल्यू है जो हम पैरेंथेसिस में लिखते हैं जब फंक्शन की डेफिनेशन लिखते हैं, ये फंक्शन की डेफिनेशन, ये फंक्शन की कॉलिंग होती है। तो जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं, जो वैल्यू लिखते हैं उन वैल्यू को आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट क्या होता है, आर्ग्यूमेंट आर द वैल्यूज दैट आर पास टू द फंक्शन, ये फंक्शन को पास करी जाती है टू द फंक्शन व्हेन द फंक्शन, जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं तो फंक्शन में जो वैल्यू पास करी जाती है उनको क्या बोलते हैं, आर्ग्यूमेंट, और जब फंक्शन की डेफिनेशन में लिखी जाती है तो वहां पे होते हैं पैरामीटर, ठीक है। ये वैन के बाद क्या लिखा है? वैन के बाद द, वैन ये द, इसके बाद, हाँ, वैन द के द बाद। फंक्शन, वैन द फंक्शन इज कॉल्ड, और ये भी सर जिसपे आपका वो माउस है उसपे भी वैन के पीछे क्या लिखा है? वैन वी राइट इधर फंक्शन, सर पीछे वाले में वैन यहाँ के पीछे। यहाँ पे फंक्शन लिखा हुआ है, ठीक पास है, टू द फंक्शन व्हेन द फंक्शन इज कॉल्ड। ओके सर। जो हमारे पास आर्ग्यूमेंट होते हैं, इन आर्ग्यूमेंट को हम एक्चुअल आर्ग्यूमेंट, एक्चुअल आर्ग्यूमेंट भी बोलते हैं, या इनको हम एक्चुअल पैरामीटर भी बोलते हैं, एक्चुअल पैरा, आर्ग्यूमेंट का दूसरा नाम एक्चुअल पैरामीटर भी, ठीक है। तो देखो यहाँ पर एक्चुअल पैरामीटर मतलब एक्चुअल वैल्यू ये है, ए बी से कोई मतलब नहीं, ए बी तो ऐसे ही नाम दे रखे हैं हमने, यहाँ तो कुछ भी लिख दो, ए बी एम एन पी क्यू कुछ भी लिख दो, वैल्यू तो ये है जिन पे काम होगा, तो ये एक्चुअल वैल्यू होती है। जबकि ये जो होती है इनको बोलते हैं फॉर्मल पैरामीटर, तो पैरामीटर होते हैं उनको क्या बोलते हैं, फॉर्मल पैरामीटर या फॉर्मल आर्ग्यूमेंट। तो ये भी आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फॉर्मल वो जो होते हैं पैरामीटर और एक्चुअल पैरामीटर में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। फॉर्मल पैरामीटर्स और एक्चुअल पैरामीटर, तो फॉर्मल होते हैं जो हम डेफिनेशन के टाइम लिखते हैं, एक्चुअल होते हैं जो हम कॉलिंग के टाइम लिखते हैं, ठीक है। पैरामीटर जो है ये वेरिएबल के नाम ही होते हैं, पैरामीटर में वेरिएबल टाइप्स ही होते हैं, जबकि यहाँ पे वैल्यू भी हो सकती है, वेरिएबल।
अब हमारे पास हम इनके बारे में फॉर्मल वाला एक बार और फॉर्मल बेटा इनको बोलते हैं, फॉर्मल जो हम यहाँ पे पैरामीटर है ना, ये पैरामीटर इन्हीं को फॉर्मल बोलते हैं। इनका दूसरा नाम फॉर्मल भी है, फॉर्मल पैरामीटर या फॉर्मल आर्ग्यूमेंट। ठीक है, जो आर्ग्यूमेंट होते हैं इनके तीन नाम है, या तो आर्ग्यूमेंट या एक्चुअल आर्ग्यूमेंट या एक्चुअल पैरामीटर। ऐसे इनके तीन नाम है, पैरामीटर, फॉर्मल पैरामीटर, फॉर्मल। ठीक है, अब आपको यहाँ पे कुछ चीजें ध्यान रखनी कि जब हम पैरामीटर बनाते हैं तो पैरामीटर किस तरह के होने चाहिए। ठीक है, तो मैं कुछ क्वेश्चन दूंगा, लिखूंगा यहाँ पे, आपको बताना कौन सा उसमें से सही है कौन सा गलत है। ठीक है, जैसे मैंने लिखा एक डेफ सो नाम का कोई फंक्शन है और उसमें a कोमा बी ये कर दिया, यहाँ पे कुछ कोड लिख दिया, जो भी कोड लिखना। पहला क्वेश्चन ये, तो कोलन लगा हुआ है तो डेफिनेशन होगी, मतलब ये पैरामीटर है। दूसरा मैंने लिखा डेफ सो और इसमें लिख दिया a+1 कोमा बी, इसके नीचे कुछ कोड लिखा हुआ होगा। तीसरा लिखा हमने डेफ सो, यहाँ पे लिख दिया 5 कोमा, मतलब वैल्यू। तो अब आप बताओ इनमें कौन सा सही है कौन सा गलत है। पहला सही है जी, पहला सही है, ये भी गलत है, ये पहला सही है। ठीक है, बी वाला क्यों गलत है, यहाँ पे a+1 ऐसे नहीं लिख सकते आप, ये आपका गलत है। दूसरे वाले में यहाँ पे वैल्यू लिखी, वैल्यू नहीं लिखेंगे, वेरिएबल। तो आप लिटरल नहीं लिख सकते, मतलब डायरेक्ट लिटरल जो वैल्यू होती है वो हम यहाँ पे नहीं लिख सकते। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पे होता है। अब हम यहाँ पे, ये तो हो गया पैरामीटर के बारे में कि पैरामीटर आपको कैसे लिखना है। पैरामीटर में हमेशा वेरिएबल ही लिखे जाएंगे। वेरिएबल मतलब वो वेरिएबल कैसा भी हो सकता है, इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, डबल, जैसी भी वैल्यू आएगी वो तो वैल्यू टाइप होते हैं। यहाँ पे पहले तो टाइप होता है, स्ट्रिंग भी हो सकती है, वो लिस्ट भी हो सकती है, टपल भी हो सकता है, ठीक है, डिक्शनरी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली वेरिएबल का नाम लिखा है। जबकि यहाँ पर जो आर्ग्यूमेंट है ये अलग अलग तरह के होते हैं, ये 4 तरह के होते हैं। इसका तो एक सिंगल ही टाइप है कि आपको ऐसे लिखना है। ठीक है, कुछ हम बनाते हैं, डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट होते हैं तो उनके लिए उनमें यहाँ पे अलग केसेस बनते हैं, लेकिन लिखेंगे ऐसे। तो अब पहले, हाँ मेरा सवाल है सर, क्या हो गया, कौन बोल रहा है पीछे से। चलो अब देखो, दूसरा हमारे पास यहाँ पे है टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट कितने तरह के होंगे। आर्ग्यूमेंट्स हमारे 4 तरह के होते हैं। पहला आर्ग्यूमेंट होता है पोजिशनल आर्ग्यूमेंट, दूसरा होता है डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट, तीसरा होता है कीवर्ड आर्ग्यूमेंट, और फोर्थ होता है वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट। 4 तरह के आर्ग्यूमेंट, पोजिशनल, डिफॉल्ट, ठीक है, डिफॉल्ट की स्पेलिंग DEFAUL, डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट, कीवर्ड आर्ग्यूमेंट। ठीक है, अब इनको समझते हैं हमारे पास क्या है। पोजिशनल, सबसे पहले पोजिशनल, तो जैसे नाम से पता चल रहा है पोजिशनल मतलब पोजीशन के बारे में होता है। तो ये ऑर्डर डिपेंड करते हैं कि पहले जो वैल्यू, उसकी वैल्यू पहली वाली, दूसरे वाले में दूसरे वाले, पोजीशन पे काम। तो जब हम पोजिशनल के बारे में अगर लिखते हैं कि पोजिशनल आर्ग्यूमेंट क्या होते हैं, आर्ग्यूमेंट्स आर आर्ग्यूमेंट्स पास टू ए फंक्शन, जो फंक्शन को पास करते हैं इन करेक्ट ऑर्डर, करेक्ट पोजिशनल ऑर्डर, पोजिशनल ऑर्डर में रखना। इसमें क्या होता है, आपको नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट और पोजीशन ऑफ आर्ग्यूमेंट मैच होनी चाहिए। कि यहाँ पे दो पैरामीटर है तो आर्ग्यूमेंट भी 2 होने चाहिए। पहले वाले का पहले वाली वैल्यू, दूसरे पर दूसरे वाली वैल्यू जाएगी हमारे पास। ठीक है, तो उस तरह से आपको देखना है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट एंड पोजीशन ऑफ आर्ग्यूमेंट मस्ट बी मैच विद पैरामीटर, पैरामीटर से मैच होनी चाहिए। ठीक है, इस तरह से हमारे पास ये काम है। तो ये जो हम यूज कर रहे हैं, ये वाला एग्जांपल, इसमें एग्जांपल लिख लेना। ये हमारे पास, इसको हटा दिया हमने, जैसे ये लिखा हुआ है, तो ये एग्जांपल हमारे पास किस चीज का एग्जांपल होगा, के बाद क्या था? किसके बाद, ये मैच विद पैरामीटर्स। ओके, ठीक है, तो ये एग्जांपल हो गया। ये हमारे पास 2 पैरामीटर, 2 हमने वैल्यू, पहले वाली वैल्यू पहले वाले में जाएगी, दूसरे वाली दूसरे। तो ये हमारे पास होता है पोजिशनल आर्ग्यूमेंट। ठीक है, दूसरा हम देखते हैं डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट, इसको लिख लो। सर एक बार एग्जांपल दोबारा समझाना। बेटा वही वाला तो एग्जांपल, फंक्शन बनाया हमने ऐड नाम का, उसमें 2 पैरामीटर डाल दिए ए बी। ठीक है, और जब ऐड को कॉल कर रहे तो 10 और 15 वैल्यू डाल दी। तो जितने पैरामीटर है उतनी वैल्यू होनी चाहिए आर्गुमेंट में, और पहले वाली वैल्यू पहले वाले पैरामीटर के लिए होनी चाहिए, दूसरे वाले के लिए, बस ये पोजिशनल है।
ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो दूसरा हमारे पास होता है डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट। डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट में क्या होता है कि हमारे पास जो अब हम फंक्शन बनाते हैं, यानी जब फंक्शन की डेफिनेशन दे रही है वहीं पे हम वैल्यू भी दे देते हैं, डिफॉल्ट वैल्यू दे देते हैं। ठीक है। तो जब हमारे पास जो पैरामीटर होता है उसकी पहले से ही डिफॉल्ट वैल्यू होती है, आपको कॉल में देने की जरूरत नहीं है, आपकी मर्जी है कि आप कॉलिंग में दो या ना दो। हम कहते हैं ना कि कुछ आर्ग्यूमेंट ऑप्शनल होते हैं कि आप एक भी दे सकते हो, दो भी दे सकते हो। तो ऑप्शनल का मतलब यही होता है कि उसमें कुछ आर्ग्यूमेंट डिफॉल्ट है। तो डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट इज एन आर्ग्यूमेंट दैट हैज ए डिफॉल्ट वैल्यू, जिसके पास एक डिफॉल्ट वैल्यू है, अगर इफ ए वैल्यू इज नॉट प्रोवाइडेड इन द फंक्शन कॉल। यानी जब हम फंक्शन को कॉल करें तब अगर हमने वैल्यू नहीं प्रोवाइड करी तो उसके पास है वैल्यू, वो अपने आप ले लेगा। तो वो डिफॉल्ट आर्गुमेंट होता है। देखो कैसे, यहाँ पर हमारे पास ये फंक्शन है, इसमें ए और बी की वैल्यू आ दी, अगर मैंने कोई भी एक वैल्यू नहीं दी, मान लिया मैंने एक ही वैल्यू दे दी दूसरी नहीं दी, तो एरर आ जाएगी आपके पास। एरर आ गई ना, मिसिंग वन रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्गुमेंट, क्योंकि ये पोजिशनल आर्गुमेंट है। पोजिशनल आर्गुमेंट में आपके पास दो पैरामीटर है तो दो ही वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है। तो पोजिशनल है ये, लेकिन डिफॉल्ट होगा, डिफॉल्ट में ऐसी कोई जरूरी नहीं है। डिफॉल्ट में क्या होता है, मान लिया देखो मैंने एक फंक्शन बनाया, ठीक है, फंक्शन का नाम है डेफ, और मान लिया फंक्शन का नाम हमने शो लिया। यहाँ पे आप अपना नाम पास कराएंगे, और नाम पास करा के मैं प्रिंट कराता हूँ उस नाम, नेम को हम प्रिंट कराते हैं। तो आपने जब यहाँ पे इस शो फंक्शन को कॉल करा और नाम पास कर दिया राम, ठीक है, तो अभी ये पोजिशनल है, पोजिशनल आर्ग्यूमेंट है, राम आ गया क्योंकि एक वैल्यू है, एक आपने पास कर दी। अब अगर आप यहाँ पे राम को पास नहीं करोगे तो आपके पास एरर आ जाएगी, एरर आ गई क्योंकि पोजिशनल आर्गुमेंट था। तो डिफॉल्ट कैसे बनाएंगे, हम यहीं पे नाम दे देंगे कि अगर आप नहीं पास कर रहे तो वो खुद ही राम पास लिख दे। ठीक है। तो अब आप रन कराओगे तो आप राम तक भी आ रहा, आपको पैरामीटर देने की जरूरत है। तो ये ऐसे भी कॉल हो जाएगा। डिफॉल्ट वाले अगर आप नाम देते हो, जैसे नाम दे दिया आपने अमित, तो अगर आप दोगे नाम पैरामीटर में पास करोगे आर्गुमेंट में, तो वो आपका नाम लेगा, नहीं देंगे तो उसके बाद जो है तो वो रहे उसको कर देगा। तो दूसरे वाले का अमित आएगा, पहले वाले का राम। इसका मतलब क्या है, इसमें यहाँ पे ये लिखा हमने कि इसके पास अपनी एक डिफॉल्ट वैल्यू है, और वो डिफॉल्ट वैल्यू कब यूज करी जाएगी, अगर कोई वैल्यू प्रोवाइड नहीं करी गई। अगर आपने नहीं दी यहाँ पे वैल्यू तो इसने अपनी यूज करी, आपने दी है तो आपकी यूज करेगा। ठीक है। तो ये वाला जो है ये आपका डिफॉल्ट कहलाता है कि आप वैल्यू यहीं पे दे देते पैरामीटर। ठीक है। तो ये दो तरीके से ऐसे यूज होता है, ऐसे भी हम इसको कर सकते हैं, इस तरह से भी कर सकते हैं। अब अगर एक से ज्यादा वेरिएबल हो, ये तो एक सिंगल वेरिएबल था, अगर फंक्शन में एक से ज्यादा वेरिएबल हो तो कैसे काम करेगा ये। अब देखो मान लिया हमारे पास एक डेफ और एमएसजी नाम से मैसेज है, कोई वो है जिसमें नाम भी दे रहे हैं हम, और हमने एक मैसेज भी दे रहे हैं, दो पैरामीटर है हमारे पास, और दोनों पैरामीटर को हम प्रिंट करा रहे हैं, ऐसे प्रिंट करा रहे हैं कि हेलो, हेलो के बाद जो है नाम प्रिंट हो जाए आपका, जो नाम है, और फिर जो मैसेज देना हमें वो मैसेज प्रिंट। ठीक है, कोमा लग के जैसे जो भी हम मैसेज देना चाहते हैं वो मैसेज आपको, अगर मान लिया गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, या जो भी आपको मैसेज देना है वो मैसेज हम यहाँ पर प्रिंट कराना चाहते हैं एमएसजी में। ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर अगर मैंने इस एमएसजी को कॉल करा, एमएसजी तो यहाँ पे भी लिखा हुआ है तो नाम इसका अलग लिख लेते हैं, इस फंक्शन का नाम लिख देते हैं मैसेज, या यहाँ पे लिख देते हैं एमएस खाली। ठीक है, इधर एमएस, एमएसजी में हमने पास करा, नाम है राम। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया गुड मॉर्निंग। अभी ये पोजिशनल हो गया क्योंकि दो आर्ग्यूमेंट थे दोनों, तो हेलो राम गुड मॉर्निंग आपके पास आ गया, ऊपर वाले को बंद कर दो, उसको उसको हमें कमेंट करो। तो यहाँ पे हम कह रहे हैं हेलो राम गुड मॉर्निंग, आपका आंसर आ गया। अब देखो ये पोजिशनल हो रही है, अब मैंने यहाँ पे वैल्यू दे दी कि नाम अगर आप नहीं लिखोगे तो राम आ जाएगा, और मैसेज नहीं लिखोगे दोगे तो गुड मॉर्निंग, तो गुड मॉर्निंग। अब यहाँ पर जो है पहले बंदे ने क्या करा, ऐसे कॉल कर दिया कि उसने कुछ भी नहीं लिखा, तो वो अपने आप, दोनों नाम दे रखे हमने, तो अपने आप उसने लिख दिया हेलो राम गुड मॉर्निंग। दूसरा बंदा आया, उसने कॉल करा और यहाँ पे राज लिख दिया, तो राज आपको मिल गया है, मैसेज नहीं मिला तो मैसेज में गुड मॉर्निंग आएगा, हेलो राज गुड मॉर्निंग। तीसरा बंदा आया, उसने क्या करा, उसका नाम अमित है और उसने गुड आफ्टरनून लिख दिया। अब इसके पास क्या आएगा, अमित गुड आफ्टरनून। ठीक है, इसका मैसेज, इसने अपना ही मैसेज दिया और इसने, तो इनके इसके पास अपने भी है, अगर आप अपने दे रहे तो उसको प्रिंट कर देगा। अब यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान रखनी है, अगर ये बंदा ऐसे, एक बंदा आया उसने यहाँ पे गुड इवनिंग लिख दिया बस, तो ये गुड इवनिंग लिखने से ये गुड इवनिंग मैसेज में नहीं जाएगा, पहली वाली वैल्यू पहले वाले पे जाएगी। अगर एक ही वैल्यू दे रहे तो वो नाम में जाएगी, तो इसका नाम बन जाएगा गुड इवनिंग, वो कहेगा हेलो गुड इवनिंग गुड मॉर्निंग, ऐसे आ जाएगा आउट, हेलो गुड इवनिंग गुड मॉर्निंग, नाम बना दिया उसने गुड इवनिंग। ठीक है। तो इससे ये मतलब नहीं होता कि आप गुड इवनिंग लिख रहे तो ये मैसेज में जाएगा यहाँ पे एमएस में,
भाई पहले वाली चीज पहले वाले आर्गुमेंट पैरामीटर में जाती है, दूसरे वाली दूसरे वाले में जाती है। ठीक है, दूसरी चीज, अब अगर ये हमारे पास समझ में आया आपको कैसे होगा, अगर आपने इस तरह से बना दिया डेफ एमएसजी, ठीक है, मैसेज इस तरह से, यही वाला मैसेज है, हम इसको दोबारा से यूज, आपके मैसेज का नाम एमएसजी 1 कर देते हैं, ठीक है, फंक्शन का नाम, और यहाँ पे हम नाम की डिफॉल्ट वैल्यू नहीं देते, केवल उसकी देते हैं। तो अब नाम लिखना आपको मैंडेटरी है। तो अगर आप अब यहाँ पे इसको कमेंट कर दिया मैंने, यहाँ से यहाँ तक का पुराने वाला कमेंट यहाँ, ठीक है। तो यहाँ पर जो है बेसिकली बेटा इसको पूरा करके तब करेंगे खत्म, 1 घंटे की क्लास तो होनी है बाद में, तो अब खत्म हो जाएगा, ये थोड़ा सा रह गया। यहाँ पर जो है हमारे पास जैसे हमने लिखा है एमएसजी 1 में नेम ऑफ मैंडेटरी, अगर आप नेम भी नहीं दोगे तो आपके पास एरर आ जाएगी, एरर आ गई कि एक पोजिशनल आर्ग्यूमेंट है वो आपको लिखना जरूरी है, तो अब आप ऐसे नहीं लिख सकते, इसको हटाना पड़ेगा। इसमें राज चला जाएगा, राज गुड मॉर्निंग, अमित गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, ठीक है, इस तरह से आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तीसरा तरीका और देखते हैं इसमें कैसे होता है। तीसरा तरीका ये है आपका, जैसे आपने यहाँ पे एक बार और बता दो, मेरा नेट बंद हो गया था। देखो बेटा, यहाँ पर हमने क्या करा, इस वाले में तो दोनों आर्ग्यूमेंट की वैल्यू दे दी थी, डिफॉल्ट वैल्यू, इसमें हमने पहले वाले की नहीं दी, दूसरे वाले की दी है। तो पहले वाला आपको कॉल में लिखना जरूरी है, एक आर्ग्यूमेंट देना मैंडेटरी हो जाएगा, दूसरा ऑप्शनल है, आप लिखो ना लिखो, नहीं लिखोगे तो गुड मॉर्निंग, लिखोगे तो जो आप लिखोगे वो आएगा। ठीक है, तो नाम लिखना जरूरी, आपको एक वैल्यू देनी जरूरी है, अगर नहीं दोगे तो एरर आ जाएगी। अब हमारे पास नेक्स्ट ये है कि यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस तरह से लिख लेते हैं इसको कि मैंने नाम की वैल्यू दे दी है लेकिन मैसेज नहीं दे रहा, नाम तो मैंने डिफॉल्ट दे दिया कि नाम राम है, लेकिन मैसेज नहीं दिया मैंने। ठीक है, तो अब इसमें एक पैरामीटर तो आपको देना ही पड़ेगा, भाई एक की तो है डिफॉल्ट वैल्यू, दूसरे की तो है नहीं एमएस की, तो एमएस तो हमें लिखना पड़ेगा। लेकिन बेटा अब देखो यहाँ पर क्या होगा कि जो हम वैल्यू दे रहे हैं राज, ये राज तो हमारे पास पहले वाले में जाएगी, दूसरे वाले में तो जाएगी नहीं। ठीक है, तो ये जाएगी नहीं तो एरर आ जाएगी अब हमारे पास। ठीक है, तो बेसिकली आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है, जब भी हम डिफॉल्ट वैल्यू देंगे तो डिफॉल्ट वैल्यू देते वक्त अगर किसी पैरामीटर की डिफॉल्ट वैल्यू दे दी तो उसके राइट साइड में खाली नहीं रहना चाहिए, इसकी भी डिफॉल्ट होनी चाहिए। ऐसा नहीं कर सकते हम लेफ्ट वाले की डिफॉल्ट दे दी, राइट की नहीं दी, राइट की देनी मैंडेटरी है। ठीक है, ये आपको मैंडेटरी है, यानी जब भी हम डिफॉल्ट वैल्यू देंगे तो डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट मस्ट बी रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। ठीक है, यानी पहले राइट वाले की देंगे तब जाके लेफ्ट वाले की। इसका मतलब ये है कि इफ वी प्रोवाइड ए डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ एन ऑफ ए पैरामीटर देन यू शुड, यू मस्ट लिखते हैं, यू मस्ट प्रोवाइड द डिफॉल्ट वैल्यूज ऑफ ऑल द पैरामीटर, ऑल द राइट पैरामीटर, जो राइट में पैरामीटर्स हैं उनकी भी देनी जरूरी है, अदरवाइज एरर। ठीक है, तो ये डिफॉल्ट आर्गुमेंट का कॉन्सेप्ट होता है, ये आपका यहाँ पे गलत है, ये सही है, ये भी सही है। ठीक है, तो दो तरह के आर्गुमेंट और बचे हैं, वो हम फिर कल पढ़ेंगे। ठीक है, कल तो फ्राइडे है तो स्कूल वगैरह जाएंगे, बता देंगे कल का, ये पढ़ लेना। ठीक है, नीचे वाले नहीं कहा सकते क्या मैसेज की वैल्यू नीचे अगर इनपुट कर दें, किसकी वैल्यू नीचे कर दो? सर हाँ चाहिए। नहीं बेटा ऐसा नहीं, एमएस की वैल्यू नहीं कर सकते, ये तरीका ही गलत है, आप ऐसे लिख नहीं सकते, तो ये इसी में ही एरर आ जाएगी यहीं पे कि आपको अगर नेम की वैल्यू दी है तो उसके राइट में जितनी है उसकी सबकी वैल्यू देनी जरूरी है। सर जी हाँ, दोनों की डिफॉल्ट वैल्यू देना कंपलसरी है? नहीं कंपलसरी तो एक की भी नहीं है, लेकिन तब कंपलसरी है अगर किसी लेफ्ट वाले की दे दी तो उसके राइट वाले की देनी कंपलसरी है। ओके सर। खाली लेफ्ट लेफ्ट वाले की दे सकते हो, जैसे हमने यहाँ पे लेफ्ट वाले की केवल एमएस की दी, नाम की नहीं दी, राइट वाले की दे सकते हो खाली, मतलब राइट वाले की सर 1 वैल्यू दे सकते हैं, अगर लेफ्ट वाले की ना दे तो चल जाएगा। हाँ, अगर लेफ्ट वाले की दें और राइट वाले की ना दे तो गलत हो जाएगा। हाँ। ओके सर। ठीक है, चलो तो बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं। आज की क्लास क्लास की टाइमिंग सर 11 बजे रहेगी ना? कल फ्राइडे है, ठीक है, तो कल की क्लास का लास्ट जो थी उसमें हम आर्ग्यूमेंट्स के बारे में पढ़े थे, टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट। ठीक है, जिसमें हमने दो तरह के पढ़ लिए थे, पोजिशनल आर्ग्यूमेंट और जो है डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट। आज की जो क्लास है बाकी दो टाइप जो बचे हैं, कीवर्ड आर्ग्यूमेंट और वेरिएबल नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, इनके बारे में हम पढ़ेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं कीवर्ड्स आर्ग्यूमेंट, कीवर्ड, तो जब मैंने आपको स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग पढ़ाई थी, फॉर्मेटिंग कराई थी आपको शुरू में ही, 5th 6th क्लास के लेक्चर होंगे जिसमें आपको लिखना बताया था कि इतने डिजिट आ जाते हैं, ऐसे आ जाते हैं। ठीक है, तो फॉर्मेट फंक्शन पढ़ाया था, तब आपको ये सब चीजें उसमें भी कराई थी आपको कीवर्ड आर्ग्यूमेंट से।
कीवर्ड आर्ग्यूमेंट क्या होते हैं इनके बारे में हम यहाँ पे समझते हैं। ठीक है, किस तरह से हम कीवर्ड आर्ग्यूमेंट यूज करें। कीवर्ड आर्ग्यूमेंट, ठीक है, तो बेसिकली अगर फंक्शन में बहुत सारे पैरामीटर दिए हुए हैं लेकिन हमें उनमें से किसी पर्टिकुलर पैरामीटर को स्पेसिफाई करना है तो हम उसका नाम दे देते हैं। ठीक है, पोजीशन के को छोड़ के नाम यूज करेंगे। बेसिकली पोजीशन में ये होता है कि आपको जितने आर्गुमेंट है उतने ही आर्गुमेंट देने पड़ते हैं और उसी ऑर्डर में देने पड़ते हैं। लेकिन अगर आप कीवर्ड आर्गुमेंट का यूज करोगे तो कीवर्ड आर्गुमेंट में आपको पोजीशन का ध्यान नहीं रखना, आपको केवल जो है नाम का ध्यान रखना कि किस तरीके से उसका नाम, जहां नाम दोगे चाहे वो आगे लिखो बाद पीछे लिखो तो नाम के अकॉर्डिंग वो काम करेगा। ठीक है, तो बेसिकली ऐसे पैरामीटर जहां पर हम नाम प्रोवाइड करवा देते हैं इंस्टेड ऑफ पोजीशन, तो उनको हम क्या बोलते हैं, कीवर्ड आर्गुमेंट्स या नेम्ड आर्गुमेंट। ठीक है, तो इन फंक्शन कॉलिंग, जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं, ठीक है, बी पास या प्रोवाइड द नेम, ठीक है, जो वैल्यू प्रोवाइड, ये लिख लेते हैं वी प्रोवाइड द नेम विद वैल्यूज, ठीक है, ऑफ आर्गुमेंट इंस्टेड ऑफ पोजीशन। पोजीशन का मतलब क्या था, ऑर्डर था। ऑर्डर की जगह हम क्या करेंगे, उसमें जो है नाम प्रोवाइड करेंगे। तो ऐसे आर्गुमेंट को हम बोलेंगे कीवर्ड। दीज आर्गुमेंट आर कॉल्ड कीवर्ड, कीवर्ड और नेम्ड आर्गुमेंट। ठीक है, देखो किस तरह से होंगे, यहाँ पे हम समझते हैं कि एग्जाम्पल के, मान लिया हमारे पास एक फंक्शन है जिस फंक्शन का नाम है सो, हमने लिखा डेफ सो नाम से कोई फंक्शन, ठीक है, इस फंक्शन में हमने लिख दिया नेम और एज लिख दी, ये दो चीजें हम पास कर रहे हैं। ठीक है, किसी स्टूडेंट का नाम है और उसकी एज, और हम यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं कि हेलो, ठीक है, हेलो लिखा और उसमें लिख दिया नेम, ठीक है, और फिर हमने लिख दिया योर एज इज कॉमा, इस तरह से एक ये बना। देखो इस फंक्शन में कितने पैरामीटर है, दो पैरामीटर है, नेम और एज। ठीक है, तो मान लिया मैंने नेम लिखा राम, एज लिखी 18, तो यहाँ जाएगा हेलो राम योर एज इज 18, इस तरह से आना चाहिए। तो देखो इनको कॉल करने का तरीका, अगर मैंने यहाँ पे लिखा है सो, कॉल कर रहा हूँ उसमें लिख दिया राम, ठीक है, और कोमा लगा के हमने लिख दिया 18, ऐसे लिख दिया। तो ये कौन सा तरीका है, ये कौन से आर्ग्यूमेंट कहलाएंगे इसमें, जल्दी से बताओ, ये आर्ग्यूमेंट हमारे कौन से आर्ग्यूमेंट कहलाएंगे। पर बेटा डॉट लगाना जरूरी है क्या, डॉट लगाना जरूरी क्या है, इन्वर्टेड कोमा में जो मर्जी वो लिखो, ये तो हमने लिखा हेलो राम के बाद फुल स्टॉप आ जाएगा, इसलिए लिखा, इससे क्या मतलब है, पोजिशनल आर्ग्यूमेंट है, सही है। अब देखा तो ये पोजिशनल आर्ग्यूमेंट है क्योंकि हमने वैल्यू पास करी है डायरेक्ट, ठीक है, और वो वैल्यू जो है यहाँ पे नॉर्मल पैरामीटर है, यहाँ पे नॉर्मल वैल्यू है। जब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो इस तरह से आएगा, ठीक है, तो राम के बाद वहाँ पे डॉट लगाने के लिए हमने वो लिखा है, जब आप इसको रन करा रहे हैं तो हेलो राम योर एज इज 80, इस तरह से आपके पास, ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरह से बन जाएगा। आप यहाँ पे स्पेस देना चाहते हो यहाँ पे देते हो इस तरह। अब ये तो पोजिशनल है, लेकिन हमें बनाने क्या है, हमें बनाने हैं कीवर्ड आर्ग्यूमेंट। तो कीवर्ड आर्ग्यूमेंट देखो किस तरह से होंगे, जब हम कॉल करेंगे तो हम लिखेंगे उसमें कि भाई नेम इक्वल टू अमन है और कोमा लगा के एज इक्वल टू 15 है। तो जब हम नाम भी लिख रहे हैं आर्ग्यूमेंट का साथ में कि नेम में अमन जाएगा एज में 15 जाएगा, तो ये हो गया कीवर्ड या नेम्ड आर्ग्यूमेंट। तो हेलो अमन योर एज इज, ऐसे आ, ठीक है। इसी तरह से बेटा यहाँ पे ये फायदा होता है नेम्ड आर्गुमेंट का कि आप इसको आगे पीछे भी लिख दो, कहीं ऑर्डर से कोई मतलब नहीं होता। आपने शुरू में एज कर दी, एज 20, नेम अमित, तो आप इसको आगे पीछे लिख दो, उससे कोई मतलब नहीं, नेम वाली पोजीशन पे नेम ही आएगा, एज वाली पोजीशन पे एज ही आएगा। तो हेलो अमित योर एज 20, इस तरह से आ जाएंगे। तो ऐसे आर्ग्यूमेंट को हम बोलते हैं नेम्ड आर्ग्यूमेंट या कीवर्ड आर्ग्यूमेंट। इनमें आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, जब आप नेम या वो दे रहे हो तो आपको जो है बेसिकली तो जब वैल्यू दे रहे हैं तो आपको ऐसे नहीं करना, अगर हम यहाँ पे लिख दें एक की हमने वैल्यू दे दी, ठीक है, और दूसरे का खाली ऐसे छोड़ दिया, ये कर दिया, इस तरीके से करना, ठीक है। तो अब आप रन कराओगे यहाँ से तो हमारे पास एरर, ठीक है। अगर मान लिया आपने ये तो एज वाला आप इस तरह से करते हो कि नाम दे देते हैं हम, लेकिन एज को ऐसे लिख देते हैं एज, ठीक है, इसको कमेंट कर दिया। अब आप रन कराएंगे तो एरर आ जाएगी। तो ये कह रहा पोजिशनल आर्ग्यूमेंट फॉलो कीवर्ड आर्ग्यूमेंट।
कि पहले आपने जो है कीवर्ड आर्गुमेंट लिख दिया, उसके बाद पोजिशनल आर्गुमेंट लिख दिया, ऐसा नहीं हो सकता। कीवर्ड आर्गुमेंट के बाद पोजिशनल आर्गुमेंट नहीं लिख सकते हो, तो ये भी एरर होगी आपके पास। अब तीसरा तरीका ये है कि आप जो है पहले वाले को जो है वो बना दो पोजिशनल आर्गुमेंट और दूसरे वाले को कीवर्ड आर्गुमेंट बना दो। अब आप रन कर रहे हैं तो ये रन हो जाएगा, हेलो अमन यू। तो यहाँ पे हमने क्या समझा कि कीवर्ड आर्गुमेंट के बाद पोजिशनल नहीं लिखा जा सकता, पोजिशनल के बाद कीवर्ड लिखा जा सकता है। ठीक है, तो मतलब वी कैन नॉट राइट कीवर्ड पोजिशनल आर्गुमेंट आफ्टर द कीवर्ड आर्गुमेंट। कीवर्ड आर्गुमेंट के बाद पोजिशनल आर्गुमेंट नहीं लिख सकते, जबकि वी कैन राइट कीवर्ड आर्गुमेंट आफ्टर पोजिशनल आर्गुमेंट। ठीक है, कीवर्ड आर्गुमेंट के बाद आप पोजिशनल वाला लिख सकते हैं, लेकिन पोजिशनल के बाद कीवर्ड वाला नहीं लिख सकते। इस तरह से हमारे पास ये काम है, समझ में आई? इनका फायदा क्या है भाई? इनका फायदा ये है कि आपको जो है ऑर्डर से मतलब नहीं होता, नाम आपको पता है, नाम के अकॉर्डिंग आगे पीछे कैसे भी लिख दो, तो आपको ऑर्डर याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ऑर्डर याद रखने की हमें जरूरत नहीं है, तो वो हमारे पास कीवर्ड आर्गुमेंट का फायदा होता है। नेक्स्ट हमारे पास है वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट। वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट का मतलब आर्गुमेंट फिक्स नहीं है कितने हैं, जैसे यहाँ 2 है तो 2 ही देने हैं आपको। डिफॉल्ट में ये हो रहा था कि आपको डिफॉल्ट वैल्यू देके कम ज्यादा कर सकते हो, लेकिन एक ऐसा फंक्शन जिसमें आप आर्गुमेंट दो ना दो, ठीक है, 1 2 2 2 3 2 10 2 कितने भी दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कितने भी नंबर ऑफ आर्गुमेंट ले लेता है, 0 या मोर नंबर ऑफ आर्गुमेंट ले सकता है, यानी आप वेरिएबल नंबर ऑफ आर्गुमेंट किसी फंक्शन में पास कर सकते हो। तो ऐसे आर्गुमेंट जो है वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट या पैरामीटर्स कहलाते हैं। ठीक है, तो फोर्थ टाइप है हमारे पास आर्गुमेंट का वेरिएबल लेंथ, ठीक है, आर्गुमेंट या पैरामीटर। ठीक है, तो जैसे नाम से पता चल रहा है कि वी कैन पास एनी नंबर, एनी मतलब वेरिएबल नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स टू ए फंक्शन। एक फंक्शन में हम कितने भी आर्गुमेंट पास कर सकते हैं, सच टाइप ऑफ आर्गुमेंट्स आर कॉल्ड वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट और पैरामीटर। ठीक है, तो जब हम इस तरह के आर्गुमेंट यूज करते हैं तो हम आर्गुमेंट में नंबर ऑफ आर्गुमेंट की जगह एस्टिक यूज करते हैं, स्टार का, तो ये सिंबल यूज करा जाता है इस तरह के आर्गुमेंट। देखो किस तरह से हम करेंगे, एक क्वेश्चन हम यहाँ पे समझते हैं। मान लिया आपको कोई फंक्शन बनाना, तो आप फंक्शन को इस तरह से बनाएंगे जैसे डेफ सो और आपने लिख दिया स्टार एन, इस तरह से हमें फंक्शन बनाना। ठीक है, स्टार लगा के तब कोई आर्गुमेंट का नाम लिखेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास वेरिएबल नंबर ऑफ आर्गुमेंट मतलब 0 और मोर आर्गुमेंट्स, नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स आप इसमें यूज। ठीक है, तो देखते हैं बेटा इसको कैसे करेंगे हम। यहाँ पे इस प्रोग्राम को तो हटा देते हैं और यहाँ पर हम यूज करते हैं। मान लिया आप क्या करते हो कि कुछ नंबर पास करते हो और उन नंबर का एडिशन करना आपको। मान लिया आपने 1 नंबर करा तो वही आ जाएगा, 2 करे तो 2 को ऐड कर देगा, 3 करो तो 3 को ऐड, 4 करोगे तो 4 को, जितने भी नंबर आप पास करोगे उतने नंबर आपको ऐड करके वो दे देगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम कैसे, मान लिया एक फंक्शन बनाया हमने डेफ सम नाम से, जो एडिशन करता है सम। आर्ग्यूमेंट कितने भी दे सकते हो, मर्जी है। हमने एक टोटल नाम से वेरिएबल ले लिया जिसकी वैल्यू शुरू में 0। अब हमारे पास वेरिएबल 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं, यानी n नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स हैं हमारे पास। तो हम एक लूप चलाएंगे i से लेकर i इन n, n में आ जाएंगे क्योंकि सारे के सारे आर्ग्यूमेंट, तो n से हम i में ले लेंगे और उनको ऐड करते चले जाएंगे। कैसे करेंगे, टोटल, ठीक है, टोटल इक्वल टू टोटल प्लस i। ठीक है, इस तरह से करते हैं और बाद में इसको बाहर आके हम लूप से प्रिंट करा दिया हमने कि सम इक्वल टू कोमा, इस तरह से हमने। अब देखो बेटा ये किस तरह से काम करेगा इसको हम समझते हैं। यहाँ पर हम प्रोग्राम के अंदर जब जाते हैं कॉल कराते हैं, ये फंक्शन बन गया, हमने यहाँ पे लगाया सम को कॉल करा ऐसे। एक बार सम में हमने लिख दिया 10, एक बार लिख दिया सम में 20, 10 और 20, एक बार लिख दिया सम में 10 20 25, एक बार लिख दिया सम में 10 15 30 40, इस तरह से। अब इसको यहाँ पे समझो आप, पहले वाला जब सम पहले वाला कॉल हुआ तो ये हमारे पास यहाँ पे गया, तो n की वैल्यू क्या आई हमारे पास, n में जब हम पास करेंगे कोई भी वैल्यू पास नहीं करी तो कोई है ही नहीं वहाँ पे वैल्यू, कोई वैल्यू नहीं आई इसके अंदर, तो टोटल इक्वल टू 0 रहेगा और लूप चलेगा नहीं क्योंकि n की कोई वैल्यू नहीं है, तो लूप आपका चलेगा नहीं। जब लूप नहीं चलेगा तो क्या होगा, प्रिंट हो जाएगा आपके पास टोटल, टोटल की वैल्यू क्या है 0।
तो यहाँ पर पहला आउटपुट आपका क्या आ जाएगा, दिस सम इक्वल टू 0। अब जब दूसरी बार कॉल करेंगे, दूसरी बार यहाँ पे हमारे पास 10 चला जाएगा। तो हमने टोटल की वैल्यू 0 आई इन 10, यहाँ पे 10 लिखा हुआ है, तो 10 आई में चला गया, टोटल इक्वल टू, टोटल की वैल्यू कितनी है 0 और आई की वैल्यू कितनी होगी 10, तो ये कितना आ गया 10। अब लूप बंद हो जाएगा क्योंकि एक ही एलिमेंट है, एक बार लूप चलेगा और हमारे पास सम प्रिंट हो जाएगा 10, सम इक्वल टू 10। इसी तरह से ये वाला कॉल किया, तो अब n में हमारे पास क्या चला गया दूसरे नंबर पे 10 और 20। तो जब पहली बार i में 10 जाएगा तो 0 प्लस 10 10 हो गया, दूसरी बार i में 20 जाएगा, जब दूसरी बार लूप चलेगा तो टोटल की वैल्यू अब 10 हो चुकी है और i की वैल्यू 20, तो 30 हो गया। दिस सम इक्वल टू 30 आ गया। ठीक है, इसी तरह से बाकी का हमारे पास टोटल कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है इस तरह से पोजीशन वो होते हैं हमारे पास वेरिएबल लेंथ के आगे। इसको देखो आप रन कराओगे तो सम इक्वल टू 0 10 30 45 और 95। ठीक है, यस बेटा, अब आधी क्लास खत्म हो गई है, अब आए हो तुम है, कहाँ रहते हो अब तक। ये हमारे पास बेसिकली क्या हो गए, इस तरह से हम निकालते हैं कि हमारे पास आर्गुमेंट जो है वो किस तरह से यूज होते हैं। अब आर्गुमेंट में जितने भी हमारे पास 4 तरह के आर्गुमेंट थे, ये हमने पढ़े हैं कि 4 तरह के आर्गुमेंट कैसे कैसे। आवाज कट रही है, फैन बंद कर देते हैं चलो। अब देखो, अब आवाज सही आ रही है, आवाज कट रही थी तो फैन बंद कर दिया, अच्छा सही है। तो बेटा हमने यहाँ पे पढ़ा है इस चैप्टर के अंदर कि किस तरह से हमारे पास फंक्शन होते हैं। ठीक है, कैसे हमारे पास यूजर डिफाइन फंक्शन है और हमारे पास जो है फंक्शन जो है वो है बिल्ट इन फंक्शन है, मॉड्यूल है, किस तरह से यूज करते हैं। अब एक फंक्शन और है हमारे पास इंपॉर्टेंट फंक्शन जिसका नाम है रिकर्सन। ठीक है, रिकर्सन फंक्शन क्या होता है, आपसे एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि रिकर्सन क्या होता है। ठीक है, या रिकर्सन फंक्शन क्या होता है। तो बेटा रिकर्सन फंक्शन का मतलब होता है ऐसा फंक्शन जो खुद को कॉल करे, अपने आप को ही कॉल करे, ऐसे फंक्शन को क्या बोलते हैं, रिकर्सन। यानी ये फंक्शन सम है, ठीक है, हम इसको कॉल इससे बाहर से कर रहे हैं, यहाँ से अलग से, फंक्शन के अंदर से नहीं। जब हम फंक्शन के अंदर ही फंक्शन को कॉल करा रहे हैं तो वो रिकर्सन होता है, अपने आप को ही फंक्शन कॉल कर रहा है, कोडिंग में ही उसको कॉल करा रहा है। तो ए फंक्शन विच कॉल इटसेल्फ इज कॉल्ड रिकर्सन फंक्शन। ऐसे फंक्शन को हम रिकर्सन, ठीक है। तो बेसिकली रिकर्सन फंक्शन की कुछ कंडीशन होती है। अगर हम एक फंक्शन लिख दें, आप बताना जल्दी, मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ और आपको आउटपुट बताना है क्या होगा। मैंने एक फंक्शन लिखा, मान लिया उस फंक्शन का नाम है सो, और इसमें मैंने लिख दिया प्रिंट हेलो, और फिर यहाँ पे लिख दिया सो। ठीक है, ये बना दिया हमने। अब मैंने इस सो फंक्शन को बाहर से कॉल कर दिया है। ठीक है, यहाँ से हमने इस सो फंक्शन को कॉल किया, तो इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या आएगा, जल्दी से बताओ, इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या आएगा। हेलो कितनी बार आएगा, हेलो एक बार, दो बार, दो बार, ध्यान से देखो, दो बार आएगा या कितनी बार आएगा। देखो यहाँ से हेलो को जब हमने कॉल, वो सो को कॉल किया तो ये यहाँ पे गया, क्या प्रिंट करा इसने, यहाँ पे जाके हेलो को प्रिंट करा। हेलो के बाद फिर क्या लिखा हुआ है इसमें सो, तो फिर सो को कॉल कर दिया। ठीक है, फिर यहाँ पे आया, क्या लिखा हुआ है हेलो, हेलो लिखा हुआ, उसके बाद फिर सो लिखा हुआ, क्योंकि फंक्शन तो यहाँ से यहाँ तक का है, तो फिर ऊपर गया, फिर यहाँ से हेलो कॉल करा, फिर सो करा, ऐसे ही करता रहेगा। तो हेलो जो है इनफाइनाइट टाइम तक, ठीक है, इनफाइनाइट टाइम तक चलेगा। तो रिकर्सन फंक्शन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि ये इनफाइनाइट चल रहा है। जब फंक्शन अपने आप को कॉल करे जा रहा है तो अपने आप को तो वो हमेशा के लिए कॉल करे जाएगा। तो अब ऐसी कंडीशन को, इस प्रॉब्लम को कैसे सोल्व करा जाए, तो जितने भी रिकर्सन फंक्शन आप बनाओगे उसमें टर्मिनेटिंग कंडीशन जरूर दोगे। अगर आपने टर्मिनेटिंग कंडीशन नहीं दी तो वो फंक्शन इनफाइनाइट चल जाएगा और फिर आपका प्रोग्राम बनाने का कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, वो चलता ही रहेगा आपका। तो आपका जो रिकर्सन होगा वो क्या होना चाहिए, हर रिकर्सन में एक टर्मिनेटिंग कंडीशन होनी जरूरी है। ठीक है, कि फंक्शन को टर्मिनेट करें। कुछ कंडीशन होती है रिकर्सन फंक्शन की, कंडीशन ऑफ रिकर्सन। पहली कंडीशन है रिकर्सन मस्ट बी ए, ये लिख देते हैं मस्ट हैव, रिकर्सन मस्ट हैव ए टर्मिनेटिंग कंडीशन, टर्मिनेटिंग कंडीशन। अब ये जो टर्मिनेटिंग कंडीशन होती है इसको हम बोलते हैं बेस केस ऑफ द रिकर्सन। ठीक है, क्या बोलते हैं, बेस केस। आपसे ये भी कहा जा सकता है कि जो टर्मिनेटिंग कंडीशन होती है उसको क्या बोलते हैं, उसको बेस केस बोलते हैं। बेस केस इज ए कंडीशन ऑफ रिकर्सन
रिकर्सन की एक कंडीशन है व्हेन या एट विच फंक्शन स्टॉप टू कॉल इटसेल्फ। जिस कंडीशन पे जाके फंक्शन अपने आप को कॉल करना बंद कर देता है, ठीक है, या टर्मिनेट हो जाता है फंक्शन, उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, बेस केस बोलते हैं। बेस कंडीशन नहीं बोलेंगे, बेस केस बोलेंगे, ठीक है। आपको अगर ऑब्जेक्टिव में आ गया उसमें बेस केस भी लिखा, बेस कंडीशन भी लिखा, तो आपको बेस कंडीशन नहीं, बेस केस बोलते हैं। कंडीशन है ये लेकिन बेस केस, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास ये है। अब आपको मान लिया मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है, तो आपको क्या करना उस क्वेश्चन में, ये रिकर्सन के थ्रू फैक्टोरियल निकालना है। एक क्वेश्चन है कि आपको एक रिकर्सन फंक्शन बनाना, फैक्टोरियल निकालना। फैक्टोरियल निकालने का जो हमारे पास रिकर्सन है ये बहुत ही फेमस है क्वेश्चन। जो ज्यादातर रिकर्सन यूज होते हैं वो फैक्टोरियल में है, ठीक है, फैमोनिक सीरीज में इस तरह के क्वेश्चन होते हैं, बाइनरी सर्च वगैरह में इनमें यूज होते हैं। तो हम यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रहे हैं कि आपको क्या करना है, एक रिकर्सन बनाना है, फैक्टोरियल निकालना, फैक्टोरियल का प्रोग्राम बनाना है यूजिंग रिकर्सन, ठीक है। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। रिकर्सन में आपको ये सब लिखना और एक प्रोग्राम बना के भी दिखा देंगे। अगर 4 नंबर का आया तो फैक्टोरियल का प्रोग्राम या जो भी वो पूछे तो बता दो। अगर मोस्ट ऑफ चांस 90% होते हैं कि रिकर्सन से फैक्टोरियल का प्रोग्राम पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो हमें फैक्टोरियल का प्रोग्राम बनाना है रिकर्सन से। तो फैक्टोरियल आपको पता ही है क्या होता है, किसी नंबर का हमें फैक्टोरियल निकालना होता है तो क्या होता है बेटा, टर्मिनेटिंग कंडीशन वो होती है जिस कंडीशन पे जाकर फंक्शन अपने आप को कॉल करना बंद कर देता है, उस कंडीशन को बोलते हैं टर्मिनेटिंग कंडीशन या बेस केस, ठीक है। तो हमें एक फैक्टोरियल निकालना है और फैक्टोरियल किसी नंबर का निकालना है यूजिंग रिकर्सन। तो फैक्टोरियल के लिए कुछ कंडीशन होती है, जैसे नेगेटिव नंबर है तो नेगेटिव नंबर का फैक्टोरियल नहीं निकाला जाता, ठीक है। दूसरी कंडीशन जीरो का फैक्टोरियल 1 होता है, और तीसरी कंडीशन होती है कोई भी पॉजिटिव नंबर है इसके अलावा उसका फैक्टोरियल अगर हमें निकालना है एन का, तो हम ऐसे लिखते हैं एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू इंटू एन माइनस थ्री एंड सो ऑन, इसी तरह से करते रहेंगे जब तक हमारे पास 1 नहीं आता, या जीरो पे जाके हम क्या कर देते हैं उसको टर्मिनेट। तो फैक्टोरियल की टर्मिनेटिंग कंडीशन होती है जीरो, ठीक है, कि जीरो पे जाके, या आप 1 भी कह सकते हो, यहाँ पे 1 पे ये टर्मिनेट हो जाता है सब, कि 1 का 1 जो है हमारे पास यहाँ पे एक टर्मिनेटिंग कंडीशन है। इसके बाद आपको कॉल नहीं करना, एन को कम करते चले जाएंगे, लेकिन कब तक कम करेंगे, जब तक 1 आएगा, जैसे ही 1 आ जाएगा तो रुक जाएगा। तो ये 1 जो है ये इसका बेस केस कहलाता है, बेस केस या टर्मिनेटिंग कंडीशन, ठीक है। तो ये हमारे पास है। तो देखो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस तरह से बनाएंगे, फंक्शन हमेशा ऊपर बनाया जाता है, कॉलिंग नीचे करी जाती है, ठीक है। तो हमें सबसे पहले तो ये बताना कि किस नंबर का बनाना है, निकालना हमें फैक्टोरियल, तो वो नंबर हम इनपुट करेंगे। मान लिया n है कोई नंबर और हमने वो इंटीजर नंबर है वो इनपुट करा दिया, ठीक है। तो इनपुट करा रहे, यहाँ पे हमने लिख दिया एंटर नंबर, एक नंबर को हमने यहाँ पे इनपुट करा। अब हम यहाँ पे लिख रहे हैं अगर n की वैल्यू लेस देन है 0 से, तो इसका मतलब क्या है, नेगेटिव नंबर और नेगेटिव नंबर का फैक्टोरियल नहीं निकाला जा सकता। तो हम यहाँ पे लिख देंगे फैक्टोरियल कैन नॉट बी कैलकुलेट फॉर नेगेटिव, ठीक है। दूसरा केस है, एलिफ लगा के लिखेंगे कि अगर n की वैल्यू 0 है तो 0 का फैक्टोरियल फिक्स है कि 1 होता है, तो यहाँ पे लिख देंगे फैक्टोरियल ऑफ 0 इज 1, 0 का फैक्टोरियल 1। तीसरा केस है एल्स का, कि 0 के और नेगेटिव नंबर के अलावा कुछ और है, तो हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे, ठीक है। क्या प्रिंट करेंगे कि फैक्टोरियल ऑफ n, जो भी हम n इनपुट करा रहे हैं उसका फैक्टोरियल क्या होगा, तो वो हम एक फंक्शन को कॉल करा के लिखेंगे, ठीक है। और हमने यहाँ पे एक फंक्शन बना लेते हैं फैक्ट नाम से, या फैक्ट ये लिख लेते हैं रिकर्सन फैक्ट, REC फैक्ट नाम से एक फंक्शन बना लेते हैं, उसमें नंबर पास करते हैं, ठीक है। तो अब देखो ये फंक्शन बनाएंगे हम, यहाँ पे फंक्शन का नाम रखा हमने डेफ, ठीक है। ध्यान से समझना कि डेफ फंक्शन का नाम रखा, वो डेफ कीवर्ड है, फंक्शन का नाम रखा REC अंडरस्कोर फैक्ट, ठीक है, ये फंक्शन का नाम है, और यहाँ पे n पास करेंगे, ठीक है। अब ये नंबर आया n, तो सबसे पहले हम टर्मिनेटिंग कंडीशन लिखेंगे, कहाँ पे जाके ये टर्मिनेट होगा, जब n की वैल्यू 1 है तो ये टर्मिनेट हो जाएगा। तो अगर n की वैल्यू आप 1 दे रहे हो, n इक्वल टू 1 के है, तो हम कह देंगे कि ये रिटर्न करेगा हमारे पास 1, क्योंकि 1 का फैक्टोरियल क्या होता है, वो भी 1 ही होता है। तो रिटर्न 1 कर दो या रिटर्न n कर दो, कुछ भी कर दो। तो एल्स के केस में, बाकी केस में क्या होगा, बाकी केस में ये क्या देगा हमें, ये रिटर्न करेगा n नंबर में इसका एक कम करके, यानी REC फैक्ट n माइनस 1। अब इस चीज को आप समझना क्या है, ठीक है, ध्यान से। तो देखो मान लिया मैंने यहाँ पे 5 नंबर एंटर करा, 5, तो ये कंडीशन फॉल्स, ये कंडीशन फॉल्स, ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, 5 हमने पास कर दिया। तो देखो बेटा जब 5 पास करा तो इफ 5 इक्वल टू 1 है, नहीं है, कंडीशन फॉल्स है। कंडीशन फॉल्स है तो हम किस पे जाएंगे, एल्स में जाएंगे।
एल्स में हम क्या रिटर्न कर रहे हैं, रिटर्न हम कर रहे हैं एन, एन मतलब है हमारे पास 5 और इनटू आर ई सी फैक्ट 4, 5 माइनस 1 क्या हो गया 4 हो गया। तो ये हमें रिजल्ट मिलेगा, क्या रिजल्ट मिला हमें 5 इंटू रैक फैक्ट 4, ठीक है ये रिजल्ट मिला। अब ये रैक फैक्ट 4 क्या है, ये फिर से कॉल हो रहा है ना फैक्ट, इसको फंक्शन को कॉल करा जा रहा है, अब क्या 4 वैल्यू रख के कॉल करा जा रहा है, ठीक है। तो जब भी हम फैक्टोरियल करते हैं ये रिवर्स ऑर्डर में इस तरह से काम करते हैं, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आया ये आ गया। अब जब हम इसको कॉल करेंगे तो यहाँ पे 4 चला गया इस बार, अब 4 चला गया, 4 पे कंडीशन 4 इक्वल टू 1, ये फिर गलत आ गई, फिर यहाँ पे रिटर्न आया, तो इसकी वैल्यू क्या निकल के आएगी, 5 तो है ही, इसकी वैल्यू क्या आएगी अब आपके पास, n मतलब अब 4 है और आर ई सी फैक्ट 3 बन जाएगा। फिर 3 को कॉल करेंगे तो क्या होगा, 3 के साथ कॉल करेंगे इसको तो ये 3 इंटू आर ई सी फैक्ट रिकर्सन फैक्ट 2 बन जाएगा। फिर इसको कॉल करा जाएगा, कंडीशन अब भी ये फॉल्स आएगी, 3 पे भी फॉल्स आएगी और 2 पे भी फॉल्स आएगी, ठीक है। तो फिर से ये बन जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू आर ई सी फैक्ट 1। अब देखो आर ई सी फैक्ट 1 को जब आप कॉल करोगे तो 1 इक्वल टू 1 कंडीशन ट्रू हो जाएगी इफ वाली, तो अब ये क्या करेगा रिटर्न कर देगा 1, यानी अब ये खुद को कॉल करना बंद कर देगा, बस आपको रिटर्न कर देगा 1। रिटर्न लास्ट स्टेटमेंट होता है किसी भी फंक्शन का, ठीक है। और जैसे ही रिटर्न कर दिया इसने 1, आगे कुछ कॉल ही नहीं है, तो ये बन गया फाइनल रिजल्ट। फिर इनकी कैलकुलेशन हो जाएगी, मल्टीप्लीकेशन है, तो क्या आ जाएगा आपके पास 120, 5 चौक 20 या 60 120, तो ये आपका रिजल्ट। इस तरह से हमारे पास फैक्टोरियल काम करता है, ठीक है, रिकर्सन फंक्शन। तो जब हम फंक्शन के अंदर ही उसी फंक्शन को कॉल करा रहे हैं तो ये रिकर्सन कहलाता है। तो यहाँ पे देखो इसको अब रन कराते हैं हम यहाँ पे, तो सेव किया हमने इसको और रन किया। यहाँ पे एक चीज हमें लिखनी है इक्वल टू, रन कर देते हैं। नंबर हमने जैसे इनपुट कराया 5, रिजल्ट आ गया 120, ऐसे ही रन कराया, यहाँ पे लिखा 6, रिजल्ट आ गया 7। इस तरह से हमारे पास है, समझ में आई चीजें। तो ये हमारा क्या कहलाता है, रिकर्सन फंक्शन, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है आपके पास रिकर्सन, आपके सिलेबस में अलग से भी मेंशन होता है रिकर्सन फंक्शन के बारे में, तो क्या होता है, इसकी कंडीशन क्या है, एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, ये आपको यहाँ पे रखना है, ठीक है। तो अब ये वाला जो फंक्शन वाला चैप्टर है, आपको इसमें कुछ प्रोग्राम और हैं वो करने, जैसे फंक्शन के थ्रू या रिकर्सन के थ्रू आपको बाइनरी सर्च, लीनियर सर्च करना, ठीक है। आपको एक मॉड्यूल पढ़ना है, स्टैटिक्स मॉड्यूल पढ़ना है, मेन फंक्शन के बारे में पढ़ना, मेन फंक्शन क्या होता है, तो वो चीज़ें जो है कल को कराएंगे आपको, ठीक है। और कल ये कंप्लीट हो जाएगा आपका ये वाला चैप्टर भी, ठीक है। मेन फंक्शन पढ़ाना आपको और एक स्टैटिक्स मॉड्यूल पढ़ाना, ठीक है। उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। एक दो क्वेश्चन मैं होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, ठीक है, तो वो आप कर लेना। तो उसके बाद जो है फिर नेक्स्ट पाइथन लाइब्रेरी पढ़ेंगे इसके बाद, ठीक है। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था किस तरह से आर्ग्यूमेंट हम पास करते हैं, आर्ग्यूमेंट्स के बारे में पढ़ा था, कौन कौन से आर्ग्यूमेंट होते हैं। अगर किसी बच्चे ने बाकी कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी होगी पहले, जैसे सी, सी प्लस प्लस, जावा, ठीक है, या सी शार्प वगैरह, किसी ने पढ़ी है वो प्रोग्रामिंग, वीबी वगैरह कोई भी, तो मोस्ट ऑफ जो है अभी आपके उसमें तो पाइथन शुरू हुई है, पहले ये लैंग्वेज चलती थी, ठीक है, स्कूल में पढ़ाई जाती थी और कॉलेज में तो भी पढ़ाई जाती है अभी। तो बेसिकली उन लैंग्वेज में एक चीज कॉमन थी, सब लैंग्वेज के अंदर एक मेथड होता है मेन मेथड, वहाँ पे मेन मेथड या मेन फंक्शन बोल देते हैं उसको। सी, सी प्लस प्लस, जावा, कुछ भी हो, प्रोग्राम की स्टार्टिंग मेन से होती है, हर प्रोग्राम में एक मेन फंक्शन लिखना मैंडेटरी है। जब तक आप मेन नहीं बनाओगे तब तक आपका प्रोग्राम नहीं चलेगा, ठीक है। प्रोग्राम की स्टार्टिंग ही मेन से होती है, ठीक है। जब भी हम एग्जीक्यूट करते हैं तो कंपाइलर जो होता है वो सबसे पहले मेन को देखता है। तो लेकिन यहाँ पर हमारे पास पाइथन में ऐसा कोई वो नहीं देखा हमने कि मेन मेथड के बारे में, हम यहाँ पे खुद के मेथड बना रहे हैं अलग से, और यहाँ पे ऐसा कोई मेन मेथड नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली क्या है हमारे पास यहाँ पर मेन मेथड क्यों नहीं है, क्योंकि एक तो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, और अगर हम मेन मेथड बनाए यहाँ पर तो क्या होगा, एक तो यहाँ पे मैंडेटरी नहीं है मेन मेथड बनाना या मेन फंक्शन बनाना, आप बनाओ ना बनाओ कोई जरूरी नहीं है। और अगर हमने बना लिया तो वो किस तरह से बिहेव करेगा, क्या वो भी सबसे पहले कॉल होगा या अपने आप कॉल हो जाता है, वो भी इंटरप्रेटर के द्वारा, जैसे बाकी लैंग्वेज में मेन को कॉल करने की जरूरत नहीं होती, वो खुद ही कॉल होता है, ठीक है। जैसे ही हम प्रोग्राम रन करते हैं तो सबसे पहले अपने आप ही मेन कॉल हो जाता है, तो क्या पाइथन में भी ऐसा होता है, तो वो हम यहाँ पे समझते हैं, यहाँ पे मेन फंक्शन किस तरह से काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम ओपन कर लेते हैं अपना स्क्रिप्ट मोड, गुड मॉर्निंग अर्जुन, ललित, साहिब और तेहरान। चलो जी, देखो मेन फंक्शन के बारे में हमें पढ़ना यहाँ पे, यानी यूजिंग मेन एज ए फंक्शन। तो बेसिकली जैसे मान लिया हमने एक नॉर्मल फंक्शन बनाया है डेफ सो नाम से, और उसमें प्रिंट करा दिया है सो को, ये हमने प्रिंट करा, ठीक है, या हमने लिख दिया हेलो फ्रॉम सो। देखो इसको जब हम सेव करेंगे रन कराएंगे तो कुछ आउटपुट नहीं आएगा, अभी क्यों नहीं आएगा, क्योंकि हमने कॉल नहीं कराया।
जब तक कॉल नहीं कराएंगे तब तक कुछ नहीं होगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसको कॉल कराना पड़ेगा। तो कॉल कैसे करते हैं हम फंक्शन को, फंक्शन का नाम लिख दिया इस तरह से, पैरामीटर है नहीं ना, इसका कोई रिटर्न है। तो हमारे पास हेलो फ्रॉम सो इस तरह से। अब देखो अगर हम मेन फंक्शन यूज करें, हम यहाँ पे सो की जगह मेन लिख देते हैं, ठीक है, यहाँ पे हमने लिख दिया मेन। तो क्या मेन अपने आप कॉल हो जाता है बाकी प्रोग्रामिंग की तरह बिना कॉल करे? तो देखो जब आप रन कराओगे तो मेन खुद से कॉल नहीं होगा, इसका भी क्लियर है। मेन को भी यहाँ पे जैसे हमने सो को कॉल कराया तो सेम यहाँ पे मेन को भी कॉल कराना पड़ेगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पे मेन लिखते हैं तो यहाँ पे इस तरह से, तो यानी यहाँ पर मेन जो फंक्शन है वो उसी तरह से है जैसे नॉर्मल फंक्शन है, बाकी जो फंक्शन है जैसे वो काम करते हैं उसी तरह से यहाँ पे मेन काम कर रहा है। वॉइस ब्रेक हो रही है क्या भाई, सबके वहां पे हो रही है क्या? हाँ सर। अच्छा चलो फैन कम कर दिया। तो यहाँ पे हमने देखा, आपसे पूछा क्या मेन फंक्शन इम्प्लिसिटली कॉल हो जाता है या मेन फंक्शन जो है सबसे पहले कॉल होता है या बनाना मैंडेटरी है? ऐसा कुछ नहीं है, मेन फंक्शन जो है जैसे नॉर्मल फंक्शन होते हैं उसी तरह का यहाँ पे ट्रीट करा जाएगा। आप एक प्रोग्राम के अंदर कितने भी फंक्शन बना सकते हो, जैसे मान लिया आपने सो भी बनाया, ठीक है, इसका नाम हम सो रख देते हैं वापस से, ये आपके पास सो फंक्शन हेलो फ्रॉम सो, ठीक है। और दूसरा फंक्शन मान लिया आपने डेफ मेन बनाया है, ठीक है, और मेन फंक्शन में हेलो फ्रॉम मेन लिख दिया, प्रिंट हेलो फ्रॉम मेन, ठीक है, और हमने यहाँ पे मेन को कॉल करा। क्या आउटपुट आएगा इसका जल्दी से बताओ, इस प्रोग्राम को अगर हम रन करेंगे तो क्या आउटपुट आएगा? हेलो फ्रॉम सो आएगा, हेलो फ्रॉम मेन आएगा, या दोनों आएंगे? दोनों आएंगे तो किस ऑर्डर में आएंगे? तो मेन को कॉल केवल मेन को किया गया, सो को कॉल नहीं किया गया, तो हेलो फ्रॉम मेन ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास हेलो फ्रॉम मेन आएगा। अब देखो हमने यहाँ पर सो को जो है मेन के अंदर कॉल करा दिया, कि हम पहले यहाँ पे मेन को कॉल करा रहे, फिर मेन के अंदर से सो को कॉल करा रहे। तो अब क्या होगा, सबसे पहले मेन कॉल हुआ, उसमें लिखा हेलो फ्रॉम मेन, वो प्रिंट हो जाएगा, उसके नीचे सो को कॉल कराया गया, तो फिर हमारे पास सो कॉल हो जाएगा जिसमें हेलो फ्रॉम सो लिखा। तो इस तरह से जब आप रन कराएंगे तो आपके पास हेलो फ्रॉम मेन हेलो फ्रॉम सो ये दोनों आएंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास मेन फंक्शन काम करता है। अब देखो आपको कॉल कराने का तरीका ये भी है, आप ऐसे भी कॉल करा सकते हो। एक तो तरीका ये हो गया, एक हमने यहाँ पे लिखा इफ, ठीक है, किसी और भी फंक्शन को अंडर स्कोर दो बार अंडर स्कोर लिखा, नेम अंडर स्कोर इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे इक्वल टू लगाएंगे, सिंगल कोड में डबल अंडर स्कोर मेन डबल अंडर स्कोर, ठीक है, इस तरह से हमने यहाँ पे लिखा और इसके अंदर लिख दिया है मेन। देखो इस लाइन का मतलब समझेंगे, पहले हम इसको देखो रन कराते हैं, तो आपके पास हेलो फ्रॉम मेन हेलो फ्रॉम सो बात, ठीक है। तो जब हम इस चीज को समझते हैं यहाँ पर क्या है, इसका मतलब है अगर फंक्शन का नाम या मॉड्यूल का नाम कोई हमारे पास फंक्शन मेन नाम से है तो उसको कॉल कराए, अदरवाइज ना कराए। कभी कभी ऐसा होता है, देखो अगर मान लिया मैंने कोई फंक्शन बनाया ही नहीं है और उसको मैं कॉल करता हूँ तो क्या आता है, आपके पास एरर आती है ना। अगर मैं यहाँ पे कॉल कराने लगूँ, भाई कॉल कराओ तुम हेलो फंक्शन को, हेलो फंक्शन को कॉल कराए, तो जब हम इसको कॉल कराएंगे तो रन करेंगे तो क्या होगा, नेम एरर आ जाएगी कि हेलो इज नॉट डिफाइंड, ठीक है, हेलो डिफाइन नहीं है तो यहाँ पे एरर। तो अगर हम इस हेलो को इस तरह से लिख दें कि भाई यहाँ पे लिख दिया हमने इफ करके, इफ नेम इक्वल टू हेलो यहाँ पे, तो अब हम इसको रन कराते हैं, तो अब देखो अब आपके पास एरर नहीं है। इस लाइन का क्या मतलब होता है, इस लाइन का मतलब यह है आपके प्रोग्राम में एरर नहीं आ रही है, यानी अगर आपने हेलो नाम का कोई फंक्शन बनाया है तो कॉल करें, अदरवाइज ना कॉल, ठीक है। इसका मतलब क्या है, अगर फंक्शन है तो कॉल होगा, नहीं है तो नहीं होगा कॉल, आपको एरर फोन नहीं होगी, ठीक है। तो इस तरह से बाद में कभी बन जाएगा तो अपने आप कॉल हो जाएगा वो, ठीक है। तो ये वाली लाइन जो है हमें यहाँ पे समझनी है, ये हम किसी भी फंक्शन के लिए यूज कर सकते हैं। और जितने भी मॉड्यूल होते हैं पाइथन में, उसमें नेम नाम का ये वेरिएबल होता है, यानी एवरी पाइथन मॉड्यूल हैज ए बिल्ट इन वेरिएबल कॉल्ड अंडरस्कोर, शुरू में भी अंडरस्कोर बाद में भी दो अंडरस्कोर, सब में होता है। तो अगर हम यहाँ पे चेक करते हैं तो इस लाइन का मतलब है इफ, ठीक है, वी डिफाइन ए फंक्शन नेम हेलो इन अवर मॉड्यूल या प्रोग्राम, देन इट विल कॉल, अदरवाइज नॉट, ठीक है। तो अगर ये डिफाइन किया हुआ है आपने तो ही कॉल होगा, अदरवाइज नहीं होगा, आपको एरर नहीं दिखाएगा कि फंक्शन नॉट डिफाइन किया, ठीक है। दूसरी चीज यहाँ पर हमें ये याद रखनी कि जो फंक्शन होते हैं, कोई भी फंक्शन हो, कैसा भी फंक्शन हो, ठीक है, चाहे वो बिल्ट इन फंक्शन हो या यूजर डिफाइन फंक्शन हो, कैसा भी फंक्शन हो, जब तक आप कॉल नहीं करोगे तब तक फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं होगा, चाहे वो मेन फंक्शन हो, बिल्ट इन फंक्शन हो, यूजर डिफाइन फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये लिखते हैं कि ए फंक्शन डज नॉट
एग्जीक्यूट until it is कॉल को क्या बोलते हैं, इन्वोक। जब तक उसको कॉल या इन्वोक नहीं करते, ठीक है, तब तक वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। वेदर इट इज मेन मेन फंक्शन हो या एनी यूजर डिफाइन फंक्शन हो और बिल्ट इन, हर फंक्शन को आपको कॉल करना पड़ता है, तभी वो फंक्शन जो है एग्जीक्यूट। ठीक है, समझ में आई बात? किसी को यहाँ तक कुछ पूछना है तो पूछ सकता है। अनिल यादव, हेमंत, अर्जुन, आसिफ, चंदन, चिराग, दिलीप, जितेंद्र, कंचन, करण, ललित। ललित दोनों आ गए। चौहान, गुप्ता, समीर, नीतीश, सचिन पाल, संजीव, सत्यम, साहिब, तेहरान और यस। बस यही बच्चे हैं आज। नीतीश भी आ गया। चलो भाई, मेन फंक्शन बेटा हमारे पास ये बताया कि जैसे हमारे पास नॉर्मल 100 फंक्शन है, उसी तरफ से मेन फंक्शन होता है, कोई अलग नहीं होता। बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मेन फंक्शन होता है, ठीक है, अलग, वो अलग तरह से वर्किंग करता है, उसको कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप सबसे पहले कॉल होता है। लेकिन पाइथन में मेन नाम से पहले से कोई प्री डिफाइंड फंक्शन नहीं है, आपको ये यूजर डिफाइन यूज करना, और ये बाकी यूजर डिफाइन फंक्शन की तरह काम करता है, इसको भी कॉल करना पड़ता है। ठीक है, ये भी उसी तरह से काम करता है जैसे हमारा शो कर रहा है। बाद में कर लेना बेटा, नोट नहीं किया था वहाँ पे, कोई बात नहीं। वीडियो देख के उसमें से रिपीट कर लेना, ठीक है, उसमें नोट करने का ही होगा, स्पीड बढ़ा के नोट कर लेना। लो चलो लिख लो, ये अब इतना पीछे नहीं जाएगा, देख लेते हैं। बता दिया करो, नोट कर रहे हो तो। नोट कर रहे हैं सर, रुक जाओ, ये आ गया, चलो नोट करो जल्दी से। कोडिंग पाइथन से लगेगा? अबे घोचू, यही तो कोडिंग है, और क्या अलग कोडिंग है? कॉल मॉड्यूल के बाद लिखा बेटा, यहाँ पर हमने प्रोग्राम के बाद देन इट विल कॉल, अदरवाइज नॉट कॉल। अब देखो, जैसे हमारे पास आपको एक मॉड्यूल और बताना था, वो रह गया था आपका स्टैटिक्स मॉड्यूल। ठीक है, और स्टैटिक्स मॉड्यूल में आपके पास यहाँ पे 3 फंक्शन है, उन फंक्शन के बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे अगर आप मैथ में पढ़ते हैं तो मैथ में स्टैटिक्स पढ़ते हो आप, ठीक है, आपके पास यहाँ पर जो 3 फंक्शन है स्टैटिक्स मॉड्यूल के, वो है मीन, मोड और मीडियन। ठीक है, इनके बारे में हमें पढ़ना। मॉड्यूल का नाम है स्टैटिक्स स्टैटिक्स मॉड्यूल। ठीक है, तो ये मॉड्यूल आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा, और इस मॉड्यूल के अंदर हमें 3 फंक्शन पढ़ने हैं। एक फंक्शन है हमारे पास मीन, दूसरा फंक्शन है हमारे पास मीडियन, और तीसरा फंक्शन है हमारे पास मोड। ये 3 हमारे पास फंक्शन है, इन फंक्शन के बारे में हमें पढ़ना। जल्दी से बताओ भाई। अर्जुन, क्या होता है मीन का मतलब, क्या होता है? सर जितनी संख्या होती है उन्हें ऐड करके उतने से डिवाइड करना। मतलब एक तरह से एवरेज हो गया। यस सर। हाँ? तो ये हाँ। बेसिकली हमारे पास क्या बता रहा है, एवरेज बता रहा है। मतलब हमारे पास कोई नंबर है ए बी सी, मान लिया 5, ठीक है, एक लिस्ट है हमारे पास जिसमें 5, 10, 15 ये लिखे हुए, तो हमें क्या करना है, 5, 10 और 15 को ऐड करके इसको 3 से डिवाइड कर दें। ठीक है, तो ये निकल के आएगा मीन। मीडियन क्या होता है? कंचन बताओ बेटा, मीडियन क्या होता है? कहाँ गई ये? दिलीप तुम बताओ। n/2, n/2 तो मिडिल वैल्यू मतलब, ठीक है, जो भी जितने भी हमारे नंबर हैं, जो हमारे पास मिडिल वैल्यू होती है, ठीक है, वो हमारी मीडियन कहलाती है। मिडिल वैल्यू 2 तरह से हो सकती है, या तो हम n/2 निकालते हैं, या और क्या होती है, n का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, कैसे कैसे निकाले जाते हैं, हमारे पास इवन और ओड पे डिपेंड करती है ये n की वैल्यू। या तो n/2, अगर मान लिया हमारे पास ये 3 एलिमेंट है, 2 और 5 और 8, तो इसमें तो हमारे पास ये वाला होगा मिडिल एलिमेंट। ठीक है, कौन से वाला, यहाँ पर तो हम क्या निकालते हैं कि 3 नंबर है, तो 3 + 1/2 कर देंगे, n+1/2, तो यहाँ पर मिडिल एलिमेंट निकल जाएगा। अगर हमारे पास इस तरह से नंबर है, तो अब ये 2 मिडिल एलिमेंट होंगे, एक तो होगा n/2 और एक होगा n/2+1। ठीक है, इस तरह से हम यहाँ पे निकालेंगे। तो बेसिकली हमारे पास ये होता है जब हमारे पास ओड नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं, और जब इवन नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे तो हमारे पास 2 होंगे इवन वाले पे, ये हमारे पास मिडिल एलिमेंट।
ठीक है। और अगर हमें निकालना है मोड, मोड का क्या मतलब होता है? यस, बताओ बेटा क्या होता है मोड का मतलब? सर जी जो जैसे संख्याओं में सबसे ज्यादा बार आया हो हाँ, मोड। यानी जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो, ठीक है, जो सबसे ज्यादा बार आ रहा हो, ठीक है, पूरी लिस्ट में, उस नंबर को मोड बोलते हैं, यानी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी नंबर, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी नंबर, यानी मोस्ट फ्रीक्वेंट नंबर भी बोल देते हैं, मोस्ट फ्रीक्वेंट। ठीक है, तो ये तीन फंक्शन हमें यहाँ पे यूज करने हैं, और ये फंक्शन हमें बेसिकली यूज करने हैं किस तरीके से? स्टैटिक्स मॉड्यूल से यूज करने हैं, और लिस्ट पर यूज करके दिखाने हैं कि लिस्ट जो होता है, लिस्ट मतलब एक तरह से एरे की तरह होती है, तो उस पर हम इन फंक्शन को किस तरह से अप्लाई करेंगे। तो देखो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसको आप नोट करते रहो साथ के साथ, यहाँ पर हम एक इंपोर्ट कर लेते हैं, ठीक है, अपना मॉड्यूल, जिस मॉड्यूल का नाम है स्टैटिक्स। ठीक है, ये मॉड्यूल हमने इंपोर्ट करा। ठीक है, अब यहाँ पर हमने लिख दिया, या ऐसे कर लो, बार बार आपको ये लिखना नहीं पड़ेगा, फ्रॉम करने से ज़्यादा बेटर है। फ्रॉम कर दिया और यहाँ पे इंपोर्ट स्टार कर दिया, तो इसके सारे फंक्शन इंपोर्ट हो जाएंगे। अब आप डायरेक्टली लिख सकते हो, जैसे प्रिंट लिखा हमने, और प्रिंट के अंदर हमने यहाँ पे कर दिया, पहला फंक्शन है हमारा मीन। मीन करा, एक लिस्ट ले ली और लिस्ट पे हम मीन कर लेते हैं। मान लिया लिस्ट है हमारे पास, चलो यहीं पे भी लिख लेते हैं और फिर वैसे भी लिख लेते हैं। तो जैसे लिस्ट में लिखा हुआ 2 5 ठीक है, जल्दी से आंसर बताना क्या होगा? 6 9, इसका आंसर बताओ क्या होगा? एक इसी तरह से ये हमने यहाँ पे यूज करा मीन का, और एक दूसरा लिखा हमने प्रिंट, इसमें लिख दिया मीडियन, और मीडियन में हमने एक लिस्ट ले ली जिसमें 1 2 3 7 8 9, इस तरह से नंबर, ठीक है, और एक हमने यहाँ पे प्रिंट कर दिया, एक ब्रैकेट और बंद करेंगे, फिर यहाँ पे प्रिंट कर दिया हमने, जिसमें हमने लिखा मोड। मोड के अंदर हमने लिखा है, मान लिया 2 5 3 8 9 4 2 5 6, ठीक है, ये हमारे पास है। बताओ पहले वाले का आंसर क्या आएगा? फर्स्ट वाले का आंसर क्या आएगा? सेकंड वाले का क्या आएगा? थर्ड वाले का क्या आएगा? फर्स्ट वाले का 5.45 बता रहे हैं, चलो 4 आएगा बेटा, 5 आएगा, देख लो। मीडियन जो आपके पास आया है, मीडियन में हमने निकाला है, मीडियन में क्या बताया है? मीडियन वाले का आंसर तो किसी ने दिया नहीं, 3 और 7, अच्छा, और मोड वाले का 5, 5 सबसे ज्यादा बार है। अब देख लेते हैं यहाँ पे, जब हमारे पास रन करेंगे हम इसको, देखो पहली बार जो है हमारे पास 5.5, दूसरे का 5.0, और तीसरे का 2। तो ये आपने देखो किस तरह से निकाला हमने। जब हमारे पास यहाँ पे करा तो 2 + 5 + 6 + 9, ये हुआ 4 एलिमेंट है, 4 से डिवाइड होंगे, तो 7 6 13 और 9 22, 22/4 करेंगे तो 5.5 आएगा। ठीक है, दूसरे वाले में मीडियन निकालना है। ठीक है, तो मीडियन निकालना तो आपको ये भी पता होगा, जब हमारे पास मीडियन इस तरह का निकालते हैं, इवन नंबर ऑफ एलिमेंट है, 2 2 4 2 6, ठीक है, तो हमारे पास 3 और 7 जो है मिडिल एलिमेंट बन गए, तो 3 और 7 को ऐड करेंगे और फिर 2 से डिवाइड कर देंगे, ये भी तो करना पड़ता है, तो 5.0 ये हमारे पास आंसर आएगा। ये जो एलिमेंट निकल के आएंगे, पूरी लिस्ट की मीडियन जब निकालनी, ये तो मिडिल एलिमेंट हो गए, जो मिडिल एलिमेंट हो गए, मिडिल वैल्यू, फिर मिडिल वैल्यू को जो हमारे पास एग्जैक्ट बनेगी उसमें, अगर ओड होता है तो डायरेक्ट वही वैल्यू हो जाती है, इवन में 2 नंबर होते हैं तो दोनों का फिर हमें क्या निकालना पड़ता है? मीन निकालना पड़ता है, 2 वैल्यू होती है, तो हमारे पास इस तरह से 5.0 आ जाएगा। इसके बाद इसमें सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा है 1 2 3 बार जो है आपके पास रिपीट हो रहा है 2, जबकि 5 जो है वो केवल 2 बार ही था, तो 2 इसका आंसर आ जाएगा, इसका 5.5, इसका हमारे पास 5.0, और इसका आंसर 2 हो जाएगा, ये आंसर। ठीक है, नोट कर लो। मीडियन का एक क्वेश्चन और बताओ, इसका आंसर क्या होगा? 1 2 3 8 9, इसका मीडियन क्या होगा? इसका 3 होगा, क्योंकि 5 ही है हमारे पास, तो ओड है, ओड में डायरेक्ट मिडिल एलिमेंट हमारे पास। ठीक है, तो ये स्टैटिक्स मॉड्यूल होते हैं, इस तरह से हम इसको यूज। अब देखो हमने जो फंक्शन पढ़े हैं, यूजर डिफाइन फंक्शन वगैरह, ये भी सब, तो हमने फंक्शन में जो है पास करी है वैल्यू, वैल्यू पास करी, वैल्यू किस तरह की पास करी हमने? कोई भी नंबर पास करते हैं हम फंक्शन में, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं हमने फंक्शन में पूरी की पूरी लिस्ट पास कर रखी है। ठीक है, क्या पास कर रखी है? लिस्ट। तो अगर हमें फंक्शन में, यूजर डिफाइन फंक्शन में लिस्ट पास करनी हो तो कैसे करेंगे? ठीक है, उसको हमें बताना, आपके पास ये भी आ जाता है कि लिस्ट या एरे क्या हम पास कर सकते हैं फंक्शन में, आप लिस्ट भी पास कर सकते हो, पास बाय लिस्ट का भी होता है। ठीक है, तो देखो आपको एक क्वेश्चन है, यहाँ पे एक प्रोग्राम बनाना है कि हमारे पास एक लिस्ट है, लिस्ट में कुछ नंबर है, तो राइट ए फंक्शन
चलो देखो, जैसे हम यहाँ करें कि फंक्शन लिखना पाइथन में जो फाइंड करेगा सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए लिस्ट में जितने भी एलिमेंट है उनका सम करना। ठीक है, तो इस प्रोग्राम को हम किस तरह से बनाएंगे ये समझते हैं। देखो, सबसे पहले तो हमारे पास एक लिस्ट होनी चाहिए और उस लिस्ट को हम पास करेंगे किसके अंदर, उस लिस्ट को हमें पास करना है किसी फंक्शन के अंदर, और फंक्शन से यूज करना हमें फंक्शन के थ्रू। तो हमने देखो एक मान लिया फंक्शन बना दिया जिस फंक्शन का नाम सम है। ठीक है, डेफ कर लिया एक सम नाम से फंक्शन, और इस फंक्शन में हम एक लिस्ट है, लिस्ट मान लिया हमारे पास LST नाम से एक लिस्ट बना दी। ठीक है, ये आएगी हमारे पास, इसके एलिमेंट जो भी होंगे वो हमें सम करने हैं। मान लिया हमारे पास यहाँ पे एक लिस्ट बनी हुई है जिसका नाम है ए। ठीक है, और उस लिस्ट के अंदर एलिमेंट है 4 6 8, ये एलिमेंट है, इन एलिमेंट को हमें सम करना है। ठीक है, तो बेसिकली बेटा देखो, अब हम इसको हम कॉल करेंगे यहाँ पे, जब हम प्रिंट करेंगे यहाँ पे, और प्रिंट करने के बाद हम इसको कॉल करेंगे, या हमने एक वो ले लिया एस नाम का एक वेरिएबल ले लिया और सम नाम के फंक्शन को कॉल कर दिया जिसमें हमने ये लिस्ट पास कर दी। ठीक है, क्या कर दी, लिस्ट पास। तो आपके पास क्वेश्चन इस तरह के आ जाते हैं कि भाई आपको लिस्ट भी पास करके दिखानी, लिस्ट को पास करना फंक्शन में कैसे करेंगे। तो ये देखो, फंक्शन उनके अंदर हमने लिस्ट पास कर दिया, कोई नॉर्मल सिंगल वेरिएबल सिंगल वैल्यू का वेरिएबल नहीं है, पूरी की पूरी लिस्ट है। अब ये लिस्ट जो जाएगी ये आपको क्या करेगी, रिटर्न करेगी, सम करेगी, पूरा टोटल जो भी नंबर होंगे उनका सम रिटर्न कर देगी, और वो हम यहाँ पे एस में स्टोर करके प्रिंट करा देंगे कि सम इक्वल टू एस। ठीक है, इस तरह से हम यहाँ पे करेंगे। अब देखो किस तरह से हमें ये यहाँ पे यूज करना है। जब हमारे पास लिस्ट आ गई तो सबसे पहले हमें देखना कितने एलिमेंट है लिस्ट में, तभी तो हम उनको ऐड करेंगे। तो उतनी बार हमें लूप चलाना पड़ेगा जितने एलिमेंट, तो लिस्ट की लेंथ निकाल ली, मान लिया एल है, जिस लेन नाम के फंक्शन से LST की हमने ये निकाली। तो देखो बेसिकली बेटा यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे हमने ये वाली वैल्यू ए यहाँ पे पास करी, ये ए LST में बन गया, यानी अब LST की वैल्यू भी क्या हो गई है, LST की वैल्यू भी 4683 हो गई है। ठीक है, अब हमने इसकी लेंथ निकाली तो एल की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, 4, 4 एलिमेंट है इसमें तो 4 वैल्यू हो गई हमारे पास। ठीक है, तो अब हमारे पास जब 4 वैल्यू है इसमें यहाँ पे शो हो गई, तो अब हम एक सम नाम से या कोई भी वेरिएबल ले लेते हैं, मान लिया स्मॉल एस ले लिया, उसकी वैल्यू 0। ठीक है, या टोटल वगैरह जो भी आपको लेना, और हम एक लूप चला देंगे, फोर लूप चला देंगे, मान लिया आई इन LST कि LST में से एक एक एलिमेंट आए और S में S प्लस आई होता चले। पहले S में आएगा 0 थी S की वैल्यू, और I की वैल्यू 4 आएगी, तो 4 होगा। दूसरे नंबर पे जब लूप चलेगा तो S की वैल्यू 4 हो गई, I की दूसरी वैल्यू क्या होगी 6, 10 हो जाएगा। तीसरे नंबर पे जब लूप चलेगा तो 10 प्लस 8 यानी 18 हो जाएगा, और फोर्थ नंबर पे जब S की वैल्यू होगी तो वो कितनी हो जाएगी, 18 प्लस 3 यानी 21 हो जाएगी। इसके बाद हम इस वैल्यू को रिटर्न करा देंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास ये फंक्शन काम कर जाएगा। यहाँ पे हमने लिख दिया कि एक एस ले लिया जिसमें है हमारे पास वैल्यू 0, और एक फोर लूप चलाया जिसमें आई इन LST लिखा, और इसके अंदर हमारे पास जो है हमने निकाल दिया एस इक्वल टू एस प्लस। ठीक है, तो ये सम निकल के आ जाएगा, लूप से बाहर आके हमने इसको रिटर्न कर दिया, जो फाइनल सम आता है रिटर्न कर दिया एस को। तो जब रिटर्न करेंगे एस की वैल्यू क्या बनी है फाइनल 23, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपके पास 23 रिटर्न होकर आ जाएगा, ये 23 आप यहाँ प्रिंट करा देंगे। तो इस तरह से हमारे पास क्रिएट हो जाएगा। आप इसको रन कराएंगे तो आपके पास आंसर 21 आ जाएगा। 21 है ना, 23 नहीं 21 है एडिशन। ठीक है, तो 21 हमारे पास यहाँ पे रिटर्न। तो इस तरह से हम लिस्ट को पास कर सकते हैं। ठीक है बेटा, अगर आपसे कहा जाए भाई खुद की लिस्ट बनानी है, आप लिस्ट भी बना सकते हो, तो आपको लिस्ट बनानी बताई थी कि आप ऐड कर सकते हो नए नए एलिमेंट उसमें ऐड करके लिस्ट में आप बना सकते हैं लिस्ट। ठीक है, नोट कर लो इसको जल्दी से। आपको लास्ट क्लास में मैंने रिकर्सन भी पढ़ाया था। ठीक है, यही वैल्यू अगर हमें रिकर्सन से करनी है ऐसे ही फंक्शन, तो वो कैसे करेंगे वो भी आप समझेंगे। कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं मैं जो प्रोग्राम आपको बना के देने हैं। ठीक है, नोट कर लो उन प्रोग्राम को, आपका आज का होमवर्क में है। पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि राइट ए फंक्शन टू कैलकुलेट द सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर यूजिंग रिकर्सन। ठीक है, रिकर्सन का यूज करके आपको ये करना है। दूसरा क्वेश्चन है कि राइट ए फंक्शन टू डिस्प्ले फिबोनाची सीरीज यूजिंग रिकर्सन। एक आपको कराया ही था इसी तरह का रिकर्सन का, फैक्टोरियल निकालने का। राइट ए फंक्शन टू कैलकुलेट फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर यूजिंग रिकर्सन। तो ये आपको क्वेश्चन कराया हुआ है, इसकी हेल्प लेके ही बाकी करने हैं। फोर्थ आपको लिखना है राइट ए फंक्शन, ठीक है, टू इम्प्लीमेंट बाइनरी सर्च।
ऑन लिस्ट यूजिंग रिकर्सन। ये 4 क्वेश्चन है, इन 4 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में, ठीक है, चाहे प्री बोर्ड हो चाहे कैसा भी, एक रिकर्सन का एग्जाम में क्वेश्चन है, ठीक है। तो इन चारों क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ लेना, करने हैं ये, ठीक है। तो मैंने आपको फैक्टोरियल का प्रोग्राम करवा दिया था, ठीक है। ऊपर के दोनों प्रोग्राम जो है आपको बिना रिकर्सन के करवाए थे, ठीक है। तो आप उनकी हेल्प ले लेना, पुरानी वीडियोस में कराए हुए जब फॉर लूप पढ़ाए थे वहां पर करवाए थे दोनों प्रोग्राम। लास्ट वाला प्रोग्राम है राइट ए फंक्शन टू इम्प्लीमेंट बाइनरी सर्च ऑन लिस्ट यूजिंग रिकर्सन। रिकर्सन का यूज करके आपको बाइनरी सर्च का प्रोग्राम बनाना, ठीक है। तो ये प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है बाइनरी सर्च का, ये प्रोग्राम आपके प्रैक्टिकल के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो प्रैक्टिकल होते हैं, प्रैक्टिकल में भी आपको बाइनरी सर्च का प्रोग्राम पूछा जाता है काफी, ठीक है। तो बेसिकली ये किस तरह से होंगे हमारे पास, ये वाला प्रोग्राम और मैं करा देता हूँ, ये दोनों आपको करने हैं। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए सर्च क्या होता है, ठीक है, सर्चिंग क्या होती है और हम इसको किस तरह से यूज करते हैं, कितने टाइप की होती है। बेसिकली सर्चिंग क्या है, जैसे हमने कहा कि आपको ये लिस्ट पे इंप्लीमेंट करना है, तो आपके पास एक लिस्ट होती है। जैसे मान लिया आपके पास एक लिस्ट है जिसमें कुछ एलिमेंट है, लिस्ट का नाम है ए, ठीक है। तो ए के अंदर कुछ एलिमेंट है 5, 8, 9, 12, इस तरह से कुछ एलिमेंट दिए, 17, 15, ये एलिमेंट। अब आपको कहा जाए कि इसमें से कोई एलिमेंट फाइंड करना, कि आप बताओ 9 कौन से नंबर पर है, कौन सी इंडेक्स पे है 9 वाला नंबर। तो इंडेक्स, इसकी इंडेक्स 0 है, इसकी इंडेक्स 1 है, इसकी 2 है, इसकी 3 है, ठीक है, 4, 5, इस तरह से। नॉर्मल हम लिस्ट के फंक्शन से तो ये क्वेश्चन कर लेते हैं, भाई लिस्ट का फंक्शन लगा दो वहां से हो जाते हैं, लेकिन आपको सर्चिंग करनी बाइनरी से। तो आपको यही बताना कि कौन सा एलिमेंट कौन सी इंडेक्स पे। तो सर्चिंग हमारे पास दो टाइप की होती है, SEARCH सर्चिंग। तो 2 टाइप्स की होती है। एक सर्चिंग होती है हमारे पास लीनियर सर्च, और एक दूसरी सर्चिंग होती है बाइनरी सर्च। लीनियर सर्च का मतलब होता है, जैसे मान लिया मैंने कहा 9 को सर्च करो, तो पहले आप पहले वाले एलिमेंट से उसको कंपेयर करेंगे, क्या ये 9 है, नहीं है, तो फिर अगले पे जाएंगे, क्या ये 9 है, नहीं है, फिर इस पे जाएंगे, क्या ये 9 है, हाँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मिल गया, कौन से नंबर पे मिल गया, फिर इसकी इंडेक्स देखेंगे। यानी एक एक एलिमेंट को हमें सर्च करना, एक एक एलिमेंट से 1 बाय 1, पहले से, फिर दूसरे से, फिर तीसरे से, ऐसे कंपेयर करते जाना। तो उस सर्चिंग को हम बोलते हैं लीनियर सर्च। अगर वो एलिमेंट इसके अंदर होगा तो वो आपको शो हो जाएगा, पता चल जाएगा, नहीं है, कोई किसी भी एलिमेंट से मैच नहीं हुआ तो हम कह देंगे वो एलिमेंट इसमें नहीं है, ठीक है। तो इसमें जो है हमारे पास अगर एलिमेंट सबसे बाद में हुआ, तो आपको जितने एलिमेंट है हर एलिमेंट से कंपेयर करना पड़ता है। मान लिया आपके पास 1000 एलिमेंट है, तो आपको 1000 एलिमेंट से कंपेयर करना पड़ेगा, बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो अगर पहला ही एलिमेंट मिल गया तो बेनिफिट है, आपको जल्दी होगा, लेकिन लास्ट में है एलिमेंट या है ही नहीं वो एलिमेंट, तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग काम हो जाता है लीनियर सर्च। तो इसलिए हम लीनियर सर्च को जो है इतना प्रीफर नहीं करते। ये बेस्ट केस में तो अच्छा काम करता है कि शुरू में ही मिल जाए तो सही है, लेकिन अगर जो है ये लास्ट में जा रहा है, ठीक है, या है ही नहीं, तो यहाँ पे जो है ये बहुत स्लो हो जाता है। तो बाइनरी सर्च हम यूज करते हैं। बाइनरी सर्च जो है आपके पास जल्दी फास्टली सर्चिंग करके देता है। इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारे पास एरे दिया हुआ है, लिस्ट दी हुई है, उसको डिवाइड एंड कंकर करते हैं, पैटर्न पे काम करवाते हैं। मतलब इसको दो पार्ट में, बाइनरी का मतलब होता है दो, तो दो पार्ट में इसको डिवाइड करते हैं, ठीक है। और दो पार्ट में डिवाइड करके तब अलग अलग पार्ट में हम सर्च करते रहते हैं, इसके पार्टीशन करते रहते हैं। तो ये जो होता है हमारे पास डिवाइड एंड कंकर, ठीक है, टेक्निक पे काम करता है, ठीक है। बाइनरी सर्च फास्ट होता है, फास्टर देन लीनियर सर्च, लीनियर सर्च से फास्टर होता है। और जो हमारे पास लीनियर सर्च होता है ये कंपेयर करता है एलिमेंट्स 1 बाई 1, 1 बाई 1 कंपेयर करते हैं, ठीक है। इस तरह से ये यूज होता है। आपको जो है बाइनरी सर्च के बारे में, इनके प्रोग्राम हम कैसे बनाएंगे, किस तरह से करते हैं, क्योंकि काफी बड़ा प्रोग्राम है, आपको समझाना पड़ेगा। प्रोग्राम तो छोटा सा ही है, समझाना है किस तरह से ये सर्चिंग करते हैं, तो समझाने के लिए टाइम लगेगा, कम से कम आधा घंटा आपको बाइनरी सर्च में लग जाएगा। तो वो हम नेक्स्ट क्लास में करवा देंगे आपको। बाकी जो शुरू के दो वाले वे आपको खुद करने हैं, और बाइनरी सर्च पढ़ के आना है आपको, ठीक है। तो बाइनरी सर्च और लीनियर सर्च के प्रोग्राम कैसे इंप्लीमेंट करते हैं ये हम कल की क्लास में करेंगे। और वे दोनों प्रोग्राम जरूर करना, जो नहीं करके देगा मैं कल को उसको क्लास में नहीं एंट्री करूंगा, रिमूव कर दूंगा, ठीक है। ध्यान रखना, इनको नोट कर लो अभी, बाकी कल पढ़ लेंगे फिर। बेटा कौन से नंबर पे टेस्ट भेजे, कोई से पे भी भेज सकते हो, जिस पे भेजा था उसी पे भेज दो, जो जिस पे कल भेजा था उसी पे भेज सकते हो। हाँ लीव कर दो, बाकी कल पढ़ेंगे। इनको प्रैक्टिस कर लेना, मेन फंक्शन की लिस्ट को कैसे पास करते हैं उसके, ठीक है, और ये प्रोग्राम आपको बनाने हैं, बाकी कल